Very good evening to all. So let us continue our gynecology topic, that is precocious puberty. So precocious puberty मतलब क्या होता है? A girl is exhibiting secondary sexual characteristics before the age of 8 or menstruates before age of 10. मतलब यहाँ पे क्या बोला है कि जो गर्ल है शी इज एग्जिबिटिंग सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब जो प्यूबर्टी के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ये एज ऑफ 10 से पहले ही गर्ल शो करने लग जाती है. नॉर्मल एज जो प्यूबर्टी की है दैट इज 12 इयर्स फॉर गर्ल्स एंड 14 इयर्स फॉर बॉयज. तो यहाँ पे प्रिकॉशियस प्यूबर्टी में क्या हो रहा है, गर्ल्स के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो 10 इयर्स ऑफ एज से पहले देखने मिलते हैं. इसके कॉजेस कौन से हैं? सो देयर में बी कंप्लीट सेंट्रल और ट्रू. ओके, सो दिस इज वन ऑफ द टाइप. सो इसके अंदर क्या है, इट मे बी ड्यू टू जुवेनाइल प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म. ओके, जो जुवेनाइल स्टेज है उसके अंदर इफ थायराइड का लेवल कम हो रहा है, यानी T3 और T4 का लेवल अगर बॉडी के अंदर कम हो रहा है फॉर अ चाइल्ड, इंट्राक्रेनियल लीजन्स और इन्फेक्शन, तो ये सारे कंडीशन की वजह से कंप्लीट और सेंट्रल या तो फिर ट्रू प्रिकॉशियस प्यूबर्टी होने का चांसेस बढ़ जाता है. नेक्स्ट इज इनकम्प्लीट. इनकम्प्लीट के अंदर इट इंक्लूड्स प्रीमेच्योर थैलार्की. थैलार्की का मतलब क्या है? सो दिस इज प्रीमेच्योर डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट्स. ओके, एनलार्जमेंट ऑफ एडल्ट ब्रेस्ट जो है दैट इज कॉल्ड एज थैलार्की. एंड प्रीमेच्योर प्यूबार्की, तो प्यूबार्की का मतलब है कि प्रीमेच्योर डेवलपमेंट ऑफ एक्सिलरी हेयर्स. और प्रीमेच्योर मेनार्की दैट मींस प्रीमेच्योर स्टार्टिंग ऑफ द मेंस्ट्रुएशन. सो दिस इज अबाउट प्रिकॉशियस प्यूबर्टी. प्रिकॉशियस स्यूडो प्यूबर्टी क्या है? तो प्रिकॉशियस स्यूडो प्यूबर्टी और पेरिफेरल प्यूबर्टी का मतलब है इट मे बी ड्यू टू ग्रेन्युलोसा सेल ट्यूमर, थीका सेल ट्यूमर, लेडिक सेल ट्यूमर, कोरियोनिक एपिथियोलोमा, एंड्रोब्लास्टोमा, एड्रेनल हाइपरप्लेजिया और ट्यूमर एंड एस्ट्रोजन और एंड्रोजन इनटेक. तो ये सारी चीजें फीमेल एंड गर्ल्स एंड बॉयज, गर्ल्स एंड बॉयज दोनों में देखने मिलते हैं बिकॉज लेडिक सेल ट्यूमर इज अ ट्यूमर ऑफ टेस्टिस. ओके, पर्टिकुलरली लेडिक सेल्स में ट्यूमर हो जाता है. एंड दिस ग्रेन्युलोसा ट्यूमर, थीका सेल ट्यूमर, ये सारे ओवेरियन लेयर्स के ट्यूमर हैं. तो ऐसी कंडीशन के अंदर प्रिकॉशियस स्यूडो प्यूबर्टी देखने मिलता है जिसके अंदर हाफ ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स विल बी ट्रू एंड हाफ ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स विल बी फॉल्स. नेक्स्ट कम्स प्रीमेच्योर थैलार्की is the isolated development of breast. See, I told you थैलार्की क्या है? Isolated development of breast tissue before the age of 8, यानी कि यहाँ पे enlargement of breast देखने मिलता है, that is called as थैलार्की. कौन सी एज से? So before the 8 years of age. ऐसे situation में premature थैलार्की हम consider करते हैं. इसके अलावा there are no other features of precocious puberty, यानी उसको मेनार्की नहीं हुआ है, प्यूबार्की नहीं हुआ है, सिर्फ enlargement of breast देखने मिला है. So that is called as premature theilarchy. Then premature pubarchy. So premature pubarchy क्या है? This is the isolated development of axillary और pubic hair. ठीक है, axillary और pubic hair का जो डेवलपमेंट है at the age of 8 without any other signs of precocious puberty. So थैलार्की और प्यूबार्की के अंदर इतना ही फर्क है. प्यूबार्की का मतलब हेयर ग्रोथ है इन एक्सिलरी एंड प्यूबिक एरिया के अंदर, और थैलार्की का मतलब ब्रेस्ट डेवलपमेंट है. देन प्रीमेच्योर मेनार्की क्या है? प्रीमेच्योर मेनार्की इज एन आइसोलेटेड इवेंट ऑफ साइक्लिक वजाइनल ब्लीडिंग विदाउट एनी साइंस ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल डेवलपमेंट. ओके, तो यहाँ पे प्रीमेच्योर मेनार्की में क्या हो रहा है? सिर्फ ब्लीडिंग हो रहा है, मेंस्ट्रुएशन आ रहा है, पर जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है in female, that is softening of the voice, then growing of the hairs, then breast development, then broadening of the pelvis. तो ये सारे क्या है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है इन फीमेल्स. ये सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं देखने मिल रहे हैं. रादर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है? तो यहाँ पे सिर्फ मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो रहा है, ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन हो चुका है, एंड उसके अलावा हमें कोई भी सिम्टम्स देखने नहीं मिल रहे हैं. सो दैट इज अबाउट प्रीमेच्योर थैलार्की, प्रीमेच्योर प्यूबार्की एंड प्रीमेच्योर मेनार्की. तो इसके बारे में आपको याद रखना है, कभी कभी डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछ लेते हैं. देन कम्स द डिलेड प्यूबर्टी. तो अभी हमने पढ़ा प्रिकॉशियस प्यूबर्टी क्या है? प्रिकॉशियस प्यूबर्टी इज अर्ली प्यूबर्टी.
एंड नाउ वी आर स्टडिंग अबाउट डिलेड प्यूबर्टी. तो डिलेड प्यूबर्टी में क्या बोला है, प्यूबर्टी इज सेड टू बी डिलेड व्हेन द ब्रेस्ट टिश्यू और pubic hair have not been appeared by 13 to 14 years और menarche appear as late as 16 years. तो 16 years तक उसको menarche स्टार्ट नहीं हुआ है एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो 13-14 years तक डेवलप नहीं हुए हैं. द नॉर्मल अपर एज लिमिट ऑफ menarche इज 15 years, यानी इतना टाइम तक तो मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो ही जाना चाहिए फीमेल्स के अंदर, विच इज कंसिडर्ड एज नॉर्मल. बट अगर 16 years से एक्सीड हो रहा है, so then you will consider it as delayed puberty. The delayed may be constitutional, secondary to chronic diseases, endocrinal or systemic, or due to true gonadal insufficiency, that is hypergonadotrophic hypogonadism. यानी यहाँ पे क्या होगा, FSH LH का लेवल नहीं adequate amount में secrete होगा and that will lead to decreased level of estrogen progesterone and that will lead to absence of secondary sexual characteristics as well as menstruation characteristics. तो वो चीजें नहीं हो पाएगी. Then hypogonadotrophic hypogonadism, primary as well as secondary. तो primary and secondary is always associated with the presence of any disease. कोई disease या फिर कोई abnormalities या तो फिर कोई tumor, उसके वजह से जो FSH LH level है वो adequate amount में secrete नहीं हो पा रहे. Now the treatment is unsatisfactory. Assurance improvement of general health and treatment of any illness may be helpful in on endocrinal causes. In endocrinal disorders the result may be unsatisfactory because hormonal imbalance जो है वो subjective रहता है. Okay, you can treat it for a short period of time and after that again अगर body के अंदर abnormalities शुरू हुई तो again hormonal problems will be there and again all these conditions can be seen. So that is why अगर endocrine gland से related अगर disorder है या तो फिर कोई abnormality है तो वो उसका जो treatment है वो it will be poorly prognosed. ठीक है, उसका जो prognosis है that is poor. Then comes puberty menorrhagia. Puberty menorrhagia का मतलब क्या होता है, the initial periods may be heavy and or prolonged due to anovulatory cycles. यानी यहाँ पे hormonal imbalance की वजह से adequate cycle नहीं maintain होगा and जो initial जो menarche जब स्टार्ट होता है तब जो मेंस्ट्रुएशन रहेगा दैट विल बी हैवी, मतलब ब्लीडिंग भी बहुत ज्यादा रहेगा एंड उसका ड्यूरेशन भी बहुत ज्यादा रहेगा. इसको हम बोलेंगे puberty menorrhagia. Then unopposed action of estrogen causes endometrial hyperplasia. So there will be increase in number of cells. ओके, हाइपरप्लेजिया के अंदर क्या हो रहा है, एंडोमेट्रियम जो है, जो यूट्रस का एंडोमेट्रियम है उसके जो सेल्स है दे आर गेटिंग increased in number. So that is endometrial hyperplasia. Then simple measures such as rest, assurance, correction of anemia, all will cure the condition in majority of cases. Okay, so it is very simple. कोई critical यहाँ पे कोई typical treatment नहीं है, सिर्फ rest है, then reassurance है, anemia को correct करना है, ये सारी चीजों से problem can be solved. If simple measures fails, investigate for coagulation disorders or hypothyroidism. तो thyroid का कुछ problem है या तो फिर blood coagulation disorder है, क्यों इतना heavy bleeding हो रहा है, for that ये उसको identify करने के लिए आपको coagulation disorder कोएगुलेशन को चेक करना पड़ेगा. दैट इज अबाउट प्यूबर्टी मेनोरेजिया. याद रखना मेनोरेजिया के अंदर क्या है, हैवी एंड प्रोलॉन्ग मेंस्ट्रुएशन. हैवी एंड प्रोलॉन्ग मेंस्ट्रुएशन एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, दैट इज कॉल्ड एज मेनोरेजिया ऑफ प्यूबर्टी. देन कम्स PID, दैट इज पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज. पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज के ऊपर भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पूछ लेते हैं या तो फिर सल्पिंजाइटिस क्या है, ऊफराइटिस क्या है, सल्पिंजोफराइटिस क्या है, ये सारी ऐसे कुछ टर्म्स पूछ लेते हैं एग्जाम के अंदर. सो द डिसीज ऑफ अपर जेनाइटल ट्रैक्ट. ओके, लोअर जेनाइटल ट्रैक्ट के बारे में बात नहीं की है यहाँ पे, अपर जेनाइटल ट्रैक्ट के बारे में बात की है. ड्यू टू असेंडिंग स्प्रेड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द सर्वाइकोवजाइनल कैनाल टू एंडोमेट्रियम, फैलोपियन ट्यूब एंड रिलेटेड पेल्विक स्ट्रक्चर्स. अब देखो यहाँ पे एक चीज बहुत क्रूशियल है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो एंटर कहां से हो रहा है, सर्वाइकल कैनाल पे. और डिसीज किस क्या बोला है इसको हमने, अपर जेनाइटल ट्रैक्ट का. ठीक है, तो आप लोगों को ऐसा फील होगा कि सर्वाइकोवजाइनल कैनाल से अगर अंदर वो इम्बेड हुआ है माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो वहां पे ही उसने अपनी कॉलोनाइजेशन क्यों नहीं करी, बिकॉज ऑफ म्यूकस. ओके, सर्वाइकल म्यूकस के वजह से इसने क्या किया, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है दैट हैज गॉन टू असेंडिंग डायरेक्शन. ओके, वो ऊपर की साइड में वो मूव हुआ एंड उसके बाद में उसने अपने आप को कॉलोनाइजेशन किया. कहाँ पे तो एंडोमेट्रियम यानी यूट्रस का लेयर, देन फैलोपियन ट्यूब या तो फिर अदर पेल्विक स्ट्रक्चर, ओवरीज है,
ओके ऐसे अदर स्ट्रक्चर्स के अंदर उसने क्या किया, खुद को एम्बेड किया. सो दैट इज अबाउट पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज. बट इसका स्प्रेड कैसा है, सर्वाइको-वजाइनल कैनाल से इसका स्प्रेड रहेगा. नाउ दिस इंक्लूड्स एंडोमेट्राइटिस, सल्पिंजाइटिस. सल्पिंजाइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ फेलोपियन ट्यूब. ओके देन पेल्विक पेरिटोनाइटिस, अगर पेल्विक कैविटी से वो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर अगर वो इन्वेड कर रहा है और पेरिटोनियल कैविटी के अंदर, सॉरी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर पहुंच गया है, दैट इज कॉल्ड एज पेल्विक पेरिटोनाइटिस. माने जो स्प्रेड है वो पेल्विक से होते हुए पेरिटोनियल कैविटी में आ चुका है. देन ट्यूबो ओवेरियन एब्सेस. ट्यूबो इज फेलोपियन ट्यूब, ओवरीज के अंदर ऑर्गेनिज्म की वजह से क्या हो रहा है, एब्सेस फॉर्मेशन हो रहा है, पस फॉर्मेशन हो रहा है, दैट इज ट्यूबो ओवेरियन एब्सेस. Then PID includes endometritis, salpingitis. The cervicitis is not included in this list. Why? Because cervicitis जो है वो लोअर जेनिटल ट्रैक में आ जाता है. PID के अंदर सिर्फ अपर जेनिटल ट्रैक की बात हुई है. दैट इज वाई यहाँ पे सर्विसाइटिस, वेजाइनाइटिस, वल्वाइटिस इंक्लूडेड नहीं है. Then comes the organisms. What are the organisms that can cause PID? So the primary organisms are sexually transmitted. ओके सेक्सुअल ट्रांसमिशन के थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ज्यादातर एंटर होते हैं एंड लिमिटेड अप्रोक्सीमेटली टू कौन से ऑर्गेनिजम्स है, नाइजीरिया गोनोरिया, क्लेमाइडिया ट्रैकोमोटिस एंड माइकोप्लाज्मा होमिनिस. तो ये सारे एसटीडी के ऑर्गेनिजम्स है. यही आगे जाके जब पेल्विक ऑर्गन के अंदर इन्वेड होते हैं, कोलोनाइज होते हैं, अपना मल्टीप्लिकेशन करते हैं और उस वजह से जब डिसीज देखने मिलता है तो प्राइमरी ऑर्गेनिजम्स को हम सॉरी पीआईडी होता है और इसको हम प्राइमरी ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं कि मोस्ट कॉमनली यही ऑर्गेनिज्म से पीआईडी होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं. सेकेंडरी ऑर्गेनिजम्स कौन से तो एरोबिक ऑर्गेनिजम्स लाइक नॉन हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस, इकोलाई, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरियोइड्स. यानी ये सब जो ऑर्गेनिजम्स है, ये ऑर्गेनिजम्स जो दूसरे कोई ऑर्गन से ट्रैवल करके पेल्विस के अंदर आए और अपना कोलोनाइजेशन किया. ओके सो दैट इज सेकेंडरी ऑर्गेनिजम्स. सेकेंडरी ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या हो रहा है, प्राइमरी ऑर्गेनिजम्स के अंदर से क्या है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है ये और ऊपर से सर्वाइकोवैजिनल रूट से आए. सर्वाइकोवैजिनल रूट से आने के बाद में वो लोग ने डायरेक्ट अपना जो कोलोनाइजेशन है वो पेल्विक कैविटी के अंदर ही किया. बट सेकेंडरी ऑर्गेनिजम्स में क्या हो रहा है कि दे आर लोकेटिंग समवेयर एज फॉर एग्जांपल रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हुआ या फिर जीआई ट्रैक इन्फेक्शन हुआ या फिर यूटीआई अगर हुआ तो ऐसे कंडीशंस में ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मोबिलाइज होकर अगर पेल्विक कैविटी के अंदर जा रहे हैं और पेल्विक डिसीज कर रहे हैं तो इसको हम सेकेंडरी ऑर्गेनिजम्स कंसीडर करेंगे. Then what are the findings? So findings include bilateral dull abdominal pain and pelvic pain. So there will be a dull pain. ओके डल यहाँ पे पेन की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है. शार्प पेन होता है, डल पेन होता है, ओके एकिंग पेन होता है. तो उसके अंदर यहाँ पे डल पेन रहेगा. And the onset of pain is more rapid and acute gonococcal infections than in chlamydial infections. तो जो pain है that is more in gonococcal infection whereas it is less in क्लेमाइडियल इन्फेक्शन. मतलब बाद इसका जो ड्यूरेशन क्लेमाइडियल इन्फेक्शन, क्लेमाइडियल का अगर क्लेमाइडा का इन्फेक्शन है तो जो पेन है वो 5 to 7 डेज में अपीयर होगा. वेयरएज गोनोकोकल इन्फेक्शन में 3 डेज में पेन अपीयर हो जाएगा एंड इट विल बी मोर रैपिड. देन फीवर, लेस्टिट्यूड एंड हेडेक. सो ऑल दीज आर द क्लिनिकल फीचर्स. यहाँ हम क्लिनिकल फीचर्स के बारे में बात कर रहे हैं. देन इररेगुलर एक्सेसिव वजाइनल ब्लीडिंग यूजुअली एसोसिएटेड विद एंडोमेट्राइटिस. तो यूट्रस का इनर लेयर इज गेटिंग अफेक्टेड एंड वहां पे and there will be excessive vaginal bleeding which will be irregular. Okay, irregular vaginal bleeding रहेगा. Abnormal vaginal discharge which becomes purulent and copious. So this shows a sign of infection. Okay, and usually associated with lower genital ट्रैक इन्फेक्शन. ऐसा लगेगा कि लोअर जेनिटल ट्रैक में इन्फेक्शन है बट ये होता कहाँ पे है, अपर जेनिटल ट्रैक में. एंड देन नौसिया, वोमिटिंग. सो दीज आर सम ऑफ द फाइंडिंग्स ऑफ पीआईडी. ओके अभी यहाँ पे एक वर्ड है लैसीट्यूड. ठीक है, ये लैसीट्यूड क्या है? ये लैसीट्यूड इज नथिंग बट इट इज लैक ऑफ एनर्जी. ओके लैक ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज
लेसीट्यूड। इन्वेस्टिगेशंस, कैसे आप इसको आइडेंटिफाई करोगे कि ये पीआईडी है और कौन सा ऑर्गेनिजम्स एसोसिएटेड है? तो कल्चर एंड सेंसिटिविटी ऑफ पस और डिस्चार्ज कलेक्टेड फ्रॉम यूरेथ्रा, बार्थोलिन ग्लैंड, सर्वाइकल कैनाल और पस फ्रॉम फैलोपियन ट्यूब्स कलेक्टेड ड्यूरिंग लैप्रोस्कोपी, लैप्रोटोमी। तो ये सारे जो मोड्स है, फ्रॉम देयर यू आर गोइंग टू कलेक्ट द कल्चर। ओके, आप सैंपल लोगे और सैंपल को आप कल्चर के लिए सेंड करने के लिए आपको सैंपल कलेक्ट करना है। देन ब्लड टोटल काउंट आप देखोगे, इफ इट इज मोर देन 10,000 पर क्यूबिक mm एंड elevated ESR more than 15 mm per R. So this is about the blood total count जो है वो that will be getting elevated. Obviously यहाँ पे WBCs भी elevate होंगे, neutrophils भी elevate होंगे. Why? Because there is a presence of infection. So and also ESR, erythrocyte sedimentation rate will also going to be increased. So that is about the investigation. Serological test फॉर सिफिलिस, ठीक है, जो VDRL का टेस्ट है आपका, आपको वो करना है. लेप्रोस्कोपी, सोनोग्राफी, कल्डोसिंथेसिस. कल्डोसिंथेसिस क्या है? इट इज द एस्पिरेशन ऑफ डिस्चार्ज और पस. अगर जो पाउच ऑफ डॉगलस है आपका, वहां पे अगर देयर इज एन इन्फेक्शन और देयर इज एनीथिंग प्रेजेंस इन पेल्विक कैविटी, तो आप कल्डोसिंथेसिस के थ्रू ऑर्गेनिज्म का पता लगा सकते हो. एंड इन्वेस्टिगेट partner as well. Agar sexually transmitted disease, if the female is having, then you have to assess the partner as well. के source of infection आपको identify करना पड़ेगा. So for source of infection, for knowing source of infection, you have to investigate the partner as well. Then violin string like adhesions of perihepatitis may be evident in chlamydial infection. तो chlamydia का अगर infection होगा तो जो culture होगा उसके अंदर क्या दिखेगा? वायलिन के स्ट्रिंग्स, यानी वायलिन के अंदर जो तार होते हैं, जो वायर्स होते हैं, ऐसे स्ट्रिंग लाइक अपीयरेंस दिखेंगे व्हेन यू विल पुट इट इनटू द कल्चर. जब आप कल्चर बॉटल के अंदर या तो फिर इसका कल्चर लोगे, तब आपको ऐसे वायलिन स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स देखने मिलेंगे which shows the presence of chlamydial infection. Okay, then complications. So complications will be two types: immediate and late complications. Immediate complications के अंदर pelvic peritonitis, if it is exceeding in the peritoneal cavity, pelvic peritonitis होने का chances है. General peritonitis okay, अगर वो spread होके complete peritoneal cavity में चला गया, so that will be generalized peritonitis. Then septicemia, it will lead to arthritis और myocarditis. ठीक है, blood के अंदर infection है और अगर वो joints पे जाके inflammation कर रहा है वो organism, okay, if it is going in joint and it is colonizing, so that will lead to arthritis. और अगर वो हार्ट कैविटी के अंदर जा रहा है, हार्ट लेयर के अंदर जा रहा है, सो दैट विल लीड टू मायोकार्डाइटिस. देन लेट कॉम्प्लिकेशंस के अंदर इनफर्टिलिटी, okay, chronic pelvic inflammation, chronic pelvic pain, ill health, increased chance of ectopic pregnancy. Why? Because uterine layers के अंदर या फिर pelvic cavity के अंदर microorganisms has invaded, so this will lead to chance high risk of ectopic pregnancy. Then what are the treatment measures? तो ट्रीटमेंट मेजर्स के अंदर आएगा एंटीबायोटिक्स, उसमें पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, मेट्रोनिडाजोल, ये आपको एंटीबायोटिक्स देनी है. लेप्रोटोमी या लेप्रोस्कोपी का प्रोसीजर करना है. एंड ट्रीट द पार्टनर आल्सो इफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड. तो अगर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है और सोर्स इज द पार्टनर, तो आपको दोनों पार्टनर्स को एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है. So that was about pelvic inflammatory disease. Then comes genital tuberculosis. Genital tuberculosis is almost always secondary to primary infection elsewhere in the extragenital sites such as lungs, lymph nodes, urinary tract, bones and joints. तो genital tuberculosis है, ये क्या है? ये एक कोई tuberculosis का complication है, यानी यहाँ पे जो tuberculosis होगा वो दूसरे organs में होगा और उसका complication has converted into genital tuberculosis. तो कहाँ पे TB हो सकता है? तो lungs का अगर TB है, lymph nodes का TB है, urinary tract का TB है, bones का TB है, joints का TB है, तो
ऐसे कोई ट्यूबरक्यूलोसिस का इन्फेक्शन अगर इन जगह है, वहां से जो बैक्टीरिया है वो इट हैज बीन ट्रांसफर्ड टू genital area and that will lead to tuberculosis. So that is called as genital tuberculosis. The fallopian tubes are the primary site of pelvic tuberculosis from where secondary spread occurs to the genital organs. So पूछते हैं क्वेश्चन, the most common organ affected in genital tuberculosis, तो आपको उस टाइम पे fallopian tube लिखना है, और यही fallopian tube क्या है, हमारी जो ऑर्गन ऑफ फर्टिलाइजेशन भी यही है. ओके, ऑर्गन ऑफ फर्टिलाइजेशन भी यही है. जेनिटल ट्यूब्स का ट्यूबरक्यूलोसिस का जो प्राइमरी साइट है वो भी fallopian tube है. Then mode of spread from any primary site infection through bloodstream and lymphatics. तो ये कोई भी मोड ऑफ ट्रांसमिशन से हो सकता है, पर्टिकुलरली या तो फिर ब्लड से या तो फिर लिम्फेटिक सिस्टम से ये ट्रांसफर हो सकता है ऑर्गेनिजम्स टू द जेनिटल एरिया एंड दैट विल लीड टू जेनिटल ट्यूबरक्यूलोसिस. Then findings, so menorrhagia, oligomenorrhea, amenorrhea, infertility, chronic pelvic pain, pyrexia, anorexia, weight loss, anemia, elongated and distal tube with patent abdominal ostium gives the appearance of tobacco pouch in genital TB. The tobacco pouch like appearance is a specific feature of genital TB. Okay, so that is about the findings. Then irregular tender mass in lower abdomen, yes, WBC and ESR count, of course they will be get elevated. Why? Because infection is present. Montauk's test is positive. Why? Montauk's test is specific test for TB और यहाँ पे genital tuberculosis की ही बात हो रही है, so Montauk's test will be positive. Evaluation of diagnostic uterine curettage. Okay, uterine curate अगर आपने किया है तो आपको उसको भी evaluate करना है सैंपल को. Then tobacco pouch appearance in hysterosalpingography. So यहाँ पे अगर यूट्रस और fallopian tube का एग्जामिनेशन किया है तो आपको वहां पे टोबैको पाउच अपीयरेंस देखने मिलेगा विच इज स्पेसिफिक फॉर जेनिटल ट्यूबरक्यूलोसिस. तो यहाँ पे भी हमको एक स्पेसिफिक साइन मिल गया है फॉर जेनिटल ट्यूबरक्यूलोसिस, दैट इज टोबैको पाउच अपीयरेंस. ट्रीटमेंट के अंदर आपको एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स देने हैं. एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग के अंदर 3 ड्रग थेरेपी फॉर 3 months टू बी फॉलोड बाय 2 ड्रग थेरेपी फर्दर एंड अ पीरियड ऑफ 9 months. 3 ड्रग थेरेपी इंक्लूड आइसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन एंड इथाम्ब्यूटोल एंड 2 ड्रग थेरेपी इंक्लूड आइसोनियाजिड एंड रिफाम्पिसिन. माने यहाँ पे पाराजिनामाइड और स्ट्रेप्टोमाइसिन नहीं आ रहा है, यहाँ पे सिर्फ आइसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन और इथाम्ब्यूटोल से करना है यहाँ पे ट्रीट, जो पहले 3 महीने तक इनको लेनी है. इसके बाद में 2 ड्रग थेरेपी 9 months तक लेने. तो वो 2 ड्रग्स के अंदर कौन से ड्रग आएगा, एक है आपका आइसोनियाजिड और दूसरा है आपका रिफाम्पिसिन. देन सर्जिकल इंटरवेंशन क्या ले सकते हो आप, इट इज इंडिकेटेड फॉर ट्यूबरक्यूलर पायोसाल्पिनिक्स, ओवेरियन एब्सिस, पायोमेट्रा, पर्सिस्टेंट मेनोरेजिया, क्रॉनिक पेल्विक पेन, टोटल हिस्टेरेक्टोमी विद साल्पिंजो ओफरेक्टोमी इज डन. मतलब यहाँ पे टोटल हिस्टेरेक्टोमी के अंदर क्या होता है, रिमूवल ऑफ यूट्रस अलोंग विद फैलोपियन ट्यूब्स एंड ओवरीज. ठीक है, तो कंप्लीट जो यूट्रस है उसके साथ में ओवरीज एज वेल एज फैलोपियन ट्यूब्स आर गेटिंग रिमूव्ड इफ द इन्फेक्शन इज मोर सीवियर. Then in young women one ovary may be preserved as far as possible because to promote egg maintenance. Okay, egg production का हमको growth promote करना है, so for that एक ovary को preserve करना is necessary. Then comes the sexually transmitted diseases. Sexually transmitted diseases include those diseases which are predominantly transmitted through sexual contact from an infected partner. So one partner is infected and because of a sexual contact with that person, the infection is further spreading. So the mode of transmission is through sexual contact. Then although transmission is mostly by sexual contact, other modes of transmission include placental contact. ठीक है, placenta से भी spread हो सकता है. Then blood transfusion or infected needle. So these are some of the conditions through which sexual transmitted diseases can be spread. By inoculation into infants mucosa when it passes through the birth canal, that is gonococcal, chlamydia और herpes. तो ये सारे इन्फेक्शन अगर जो बेबी है, इसीलिए जो herpes simplex वायरस का इन्फेक्शन होता है, गोनोरिया का इन्फेक्शन होता है, क्या करते हैं, नॉर्मल डिलीवरी कॉन्ट्राइंडिकेट करते हैं, क्योंकि if the when the baby is passing in the birth canal, वो organisms will go and harm the baby. और अगर गोनोरिया का इन्फेक्शन है तो बेबी को मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है नाइजेरिया
ऑफ्थेल्मिया नियोनेट्रम, ऑफ्थेल्मिया नियोनेट्रम जो है वो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है अगर मदर को गोनोरिया का इन्फेक्शन है और नॉर्मल डिलीवरी आप करवा रहे हैं तो। और हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस में तो कंप्लीट कॉन्ट्राइंडिकेशन ही है कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं ऑप्ट कर सकते, ऐसे कंडीशन में सिजेरियन सेक्शन को ही ऑप्ट करना रहेगा। सो ऐसे भी मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब इसके ऐसे मोड ऑफ ट्रांसमिशन के थ्रू भी डिसीज ट्रांसमिट हो सकता है। तो इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से ही डिसीज ट्रांसमिट हो। अगर इन्फेक्टेड पर्सन का नीडल से इंजरी हुआ है, या तो फिर इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड ट्रांसफ्यूज हुआ है, या तो फिर मदर टू चाइल्ड ट्रांसफर हो रहा है, तो ये सारे कंडीशंस के अंदर भी सेक्सुअल डिसीजेस कैन बी ट्रांसमिटेड। देन कम्स द एक्यूट गोनोरिया। सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिसीज के अंदर है एक्यूट गोनोरिया। इसका जो ऑर्गेनिज्म है ये कौन सा है, नाइजीरिया गोनोरिया, विच इज अ ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई। सो दिस इज नॉट अ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, दिस इज अ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, एंड द इंक्यूबेशन पीरियड इज मोस्टली 3 to 7 days. Principal site of invasion is the columnar transition epithelium of the genitourinary tract, particularly in the uterus. ठीक है, तो इसका जो साइट ऑफ इन्फेक्शन है दैट इज कोलमनर सेल्स एंड ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू इन द जेनेटोयूरिनरी। तो जो ऑर्गन्स के अंदर एपिथेलियल टिश्यू रहेगा वो ऑर्गन्स के अंदर द गोनोरिया ऑर्गेनिज्म इज गोइंग टू इन्वेड। गोनोकोकल इन्फेक्शन विल असेंड upwards and produce PID if not treated properly। तो गोनोकोकल इन्फेक्शन का कॉम्प्लिकेशन क्या है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज, प्राइमरी टाइप, हाँ, सेकेंडरी नहीं। लोकल सिम्टम्स ऑफ गोनोरिया में भी डायसूरिया, frequency of maturation will be increased, ठीक है, painful urination will be there and frequency of maturation will be increased, excessive irritant vaginal discharge, swelling over labia and involvement of Bartholin's gland। so ये जो gland है Bartholin's gland and labia के ऊपर there will be the presence of swelling। then speculum examination reveals congested ectocervix with increased mucopurulent cervical secretions escaping out through internal os। मतलब जब आप vaginal speculum या कुछ speculum से जब आप एग्जामाइन करोगे तब आपको क्या देखने मिलेगा कि सर्विक्स से म्यूकोप्यूरुलेंट डिस्चार्ज इज गेटिंग आउट फ्रॉम द एक्सटर्नल ओस, मतलब सर्वाइकल कैनाल से म्यूकोप्यूरुलेंट डिस्चार्ज इज गोइंग डाउन। ठीक है, नीचे की साइड वजाइनल कैनाल की साइड वो आ रहा है म्यूकोप्यूरुलेंट डिस्चार्ज एंड इट इज कंप्लीटली फुल्ड विद द म्यूकोप्यूरुलेंट डिस्चार्ज। ठीक है, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ म्यूकस, देन देयर इज प्रेजेंस ऑफ पस देयर, ओके, ऑल these things, and then this mucopurulent discharge is crossing the external os and it is showing in the vagina। so that is about the speculum examination। then if untreated sign and symptoms of PID में develop, तो PID हमने पढ़ लिया है, प्राइमरी PID यहाँ पे डेवलप हो जाएगा। स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन टू लीवर कैप्सूल में प्रोड्यूस पैराहेपेटाइटिस। तो ये अगर पेरिटोनियल कैविटी में जाके भी अगर लीवर को इफेक्ट कर रहा है so the condition can occur which is called as पेरीहेपेटाइटिस, ये कंडीशन हो सकती है। डायग्नोसिस बाय कल्चर एंड सेंसिटिविटी ऑफ द सिक्रीशन ऑफ यूरेथ्रा, बार्थोलिन ग्लैंड एंड एंडोसर्विक्स। तो आपका जो डायग्नोसिस है वो कैसे करोगे आप, इसका जो डायग्नोसिस है यू आर गोइंग टू टेक द कल्चर, ओके, जो म्यूकोपेरेनेट आपको जो डिस्चार्ज मिल रहा है वो कल्चर लोगे आप, स्वाब ले लोगे, ओके, कभी कभी टिश्यू भी ले लेते हैं। सो ऑल दिस थिंग्स, बाय दिस थिंग्स यू कैन डू द डायग्नोसिस। नाउ द ड्रग्स यूज्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द ड्रग्स यूज्ड इन गोनोरिया आर प्रोकेन, पेनिसिलिन, streptomycin, ampicillin, doxycycline, etc. and treat the male partner as well। okay, female partner and male partner दोनों को treat करना है because spread of infection, chain of transmission आपको क्या करनी है, रोकनी है। and जो drugs है वो use करने हैं वो है प्रोकेन, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एम्पिसिलिन, डॉक्सीसाइक्लिन। तो ये सारे ड्रग्स आपको यूज करने हैं। नॉर्मल एंटीबायोटिक्स है, जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है, यही आपको यूज करके गोनोरिया का इन्फेक्शन ट्रीट करना है। Then comes the syphilis। Syphilis is caused by Treponema pallidum। Treponema pallidum नाम के ऑर्गेनिज्म से syphilis डिसीज होता है। Acquired by direct contact with another person who has open primary or secondary syphilitic lesion। तो syphilitic lesion से direct contact में आने से this organism is spreading in the genital area। Then incubation period ranges between 9 to 90 days। तो ये 3 months तक इसका incubation period elongate हो सकता है। Then the primary lesion or chancroids, yes, the presence of chancroids is specific for syphilis। तो chancres and chancroids आपको याद रखना है, कौन सा डिसीज में देखने मिलता है, तो syphilis में देखने मिलता है। एंड कहाँ पे देखने मिलता है, they are normally seen in labia। ओके, फीमेल के लेबिया पार्ट के अंदर chancroids प्रेजेंट
होते हैं. A small papule formed which become an ulcer quickly. तो chancroids is first of all it is a papule and then it is converted into ulcer. Okay, the ulcer in syphilis is painless without any surrounding inflammatory reaction. So there is no inflammation, मतलब redness नहीं होगा साइट के ऊपर, and also it is painless. और इसके अंदर क्या हो जाएगा, watery होगा ये, and this जो liquid exudate होगा उसके through organism is going to transmission from the one partner to another. Okay, so that is the specificity of सिफिलिस का जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम जो शैंक्रोइड है उसकी स्पेसिफिसिटी क्या है कि ये जो अल्सर्स होंगे ये पेनलेस होंगे, एंड ऑल्सो यहाँ पे आजू बाजू के अंदर कोई भी इन्फ्लामेशन नहीं होगा, तो पता ही नहीं लगेगा कि व्हाट इज इज देयर एनी ऑर्गेनिज्म और इज देयर एनी एबनॉर्मलिटी, ये ऐसा कुछ है वो हमें पता नहीं चलेगा. The primary chancre heals spontaneously in 1 to 8 weeks, leaving the scar behind. और जब ये हील हो जाता है तब क्या होता है, एक स्कार जैसा डेवलप हो जाता है और ऐसा लगता है कि ट्रीटमेंट ये जो इन्फेक्शन है ये सबसाइड हो गया, बट ये सबसाइड नहीं हुआ होता है. इसके बाद में वापिस सेकेंडरी लीजन डेवलप होते हैं, एंड दीज आर कोर्स फ्लैट टॉप्ड मॉइस्ट एंड नेक्रोटिक. ठीक है, मॉइस्ट होता है और ये जो एक्सूडेट है इसके थ्रू ऑर्गेनिज्म फर्दर ट्रांसमिट होते हैं. इसीलिए ऐसे पर्सन्स जो होते हैं इन लोगों का जो भी बिलोंगिंग्स है वो अलग होता है. ओके, इन लोगों का कभी क्लोथ्स वगैरह आर्टिकल्स वगैरह कुछ भी शेयर नहीं करने होते. व्हाई? बिकॉज ऑर्गेनिजम्स कैन इजीली गेट ट्रांसमिटेड टू वन बॉडी टू अदर बॉडी. एंड ऑल्सो प्राइमरी लीजन्स को जब हम ट्रीट करते हैं और प्रॉपर ट्रीटमेंट हम नहीं लेते हैं तो सेकेंडरी लीजन्स डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. तो अगर एक बार स्कार हुआ है, एक बार अगर शैंक्रोइड हुआ है और वो खुद से सबसाइड हो गया है, सो दैट इज मोर कंसर्नेबल. व्हाई? बिकॉज आप सबसाइड हो गया मतलब अब सेकेंडरी लीजन आएगा, सेकेंडरी लीजन बहुत टाइम के बाद आएगा, एंड दिस सेकेंडरी लीजन कैन नॉट बी क्योर्ड. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नेक्रोसिस हो रहा है, पूरा का पूरा जो हमारा बॉडी है उसका जो टिश्यू है वो क्या हो रहा है, नेक्रोसिस वहां पे देखने मिल रहा है. सो दैट इज व्हाई प्राइमरी लीजन जब हील हो रहा है तब आपको कंसर्न लेके उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना इंपॉर्टेंट है. The primary and secondary stage of syphilis can last up to 2 years, and during this period the woman is a source of infection. तो 1 से 2 साल तक, ओके, इतना टाइम तक the woman is a carrier, the woman is a source of infection, मतलब she can spread infection, or this will lead to more chain of transmission, and that is more dangerous. Then serological test, that is VDRL test, is done to diagnose syphilis. Treatment is done by benzathine penicillin or procaine penicillin. So benzathine penicillin is a drug of choice for सिफिलिस का ड्रग ऑफ चॉइस है बेंजाथाइन पेनिसिलिन. ये हम ड्रग देते हैं फॉर ट्रीटिंग द सिफिलिस. देन कम्स herpes genitals. The causative organism is herpes simplex virus type 2, usually transmitted to sexually by an infected partner. Symptoms of the first attack usually appear less than severe 7 days after sexual contact. So after 7 days of sexual contact, if the person is infected, so 7 दिन के बाद में there will be the presence of symptoms. Red inflammatory areas appear initially in the clitoris, labia and vestibule. The only difference between syphilis and herpes is this जो ulcers है ये क्या है, they are इन्फ्लामेटरी अल्सर्स. और जो सिफिलिस था वो क्या था, वो इन्फ्लामेटरी अल्सर्स नहीं था. प्लस जो सिफिलिस था वो पेप्यूल होके फिर अल्सर में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे वेसिकल होके फिर कन्वर्ट हो रहा है. आप लोग को ये जो डेफिनेशन है वो आनी चाहिए. व्हाट इज वेसिकल, व्हाट इज पेप्यूल, ओके, मैक्यूलोपेप्यूलर रैश क्या है, तो ये सारी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए. तो सिफिलिस के अंदर पेप्यूल होके अल्सर हो रहा था और यहाँ पे वेसिकल होके बाद में ये अल्सर के अंदर कन्वर्ट हो रहा है स्पॉन्टेनियसली बाय क्रस्टिंग. ओके, क्रस्टिंग होने के बाद में वो हील होगा. वेरेस जो सिफिलिस था वहां पे क्या हो रहा था, स्कार हो रहा था. ओके, देयर इज अ स्कार. और herpes genital इसके अंदर क्या है, क्रस्टिंग होके वो हील हो जाएगा. Maternal transfers of herpes genital to fetus occur during vaginal delivery if primary or recurrent attacks occur late in pregnancy. That is why यहाँ पे normal vaginal delivery is contraindicated. Then treatment, no specific treatment available. Acyclovir is effective in acute cases. So antiviral treatment आप दे सकते हो, उसके अंदर acyclovir दे सकते हो, उसके अलावा इसकी कोई specific treatment नहीं है. Then comes the AIDS, acquired immunodeficiency syndrome, which is caused by human immunodeficiency वायरस. HIV वायरस से इन्फेक्शन होता है, विच इज एन इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर. इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर के अंदर भी इसको क्लासिफाई करते हैं और इसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज के अंदर भी क्लासिफाई करते हैं. एंड इसका जो लास्ट स्टेज है वो है एड्स.
HIV का last stage is AIDS. The causative organism in human is HIV, that is human immunodeficiency virus of strain HIV1 and HIV2. तो दो स्ट्रेन से HIV1 HIV2 उससे एड्स होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं एंड इट इज ट्रांसमिटेड नॉट ओनली थ्रू सेक्सुअल ट्रांसमिशन. कैसे हो सकता है ये? ट्रांसमिशन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड प्रोडक्ट्स, यूज ऑफ कंटामिनेटेड नीडल्स, ठीक है, अगर नीडल स्टिक इंजरी हुई है ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, या तो फिर इन्फेक्टेड पर्सन के कोई आपने आर्टिकल्स यूज किए हैं, या तो फिर उसका ब्लड आपके ब्लड के कांटेक्ट में आया है, तो ये सारे कंडीशन से एचआईवी का इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. ये थी बात हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन की. अब बात आती है वर्टिकल ट्रांसमिशन की. तो वर्टिकल ट्रांसमिशन के अंदर हाई चांसेस है इन केस ऑफ नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी इन यूट्रो ट्रांसमिशन करने की. ओके, एंड स्मॉल पार्ट ऑफ वायरस इज श्रेड इन ब्रेस्ट मिल्क एज वेल. ब्रेस्ट मिल्क से भी वायरस का ट्रांसमिशन होता है. अपार्ट फ्रॉम दैट, जब नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी होगी तब भी द मदर इज एबल टू ट्रांसमिट द डिसीज फ्रॉम हर टू baby. Then CD4 count is less than 200 per cubic cells are taken in AIDS defining criteria. तो HIV के डिफरेंट क्राइटेरियाज रहेंगे. उसके बाद में जब HIV के अंदर CD4 सेल्स का काउंट 200 पर क्यूबिक mm से कम हो जाएगा तब आप उसको AIDS कंसिडर करोगे. पहले 500 पर क्यूबिक mm जाएगा, फिर 250 जाएगा, फिर 200 जाएगा, फिर जब 200 से एकदम ही कम हो जाएगा तब आप उसको एड्स के अंदर कंसिडर करोगे. अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल नॉट कंसिडर दैट पेशेंट एज एड्स पॉजिटिव, you will consider that patient as HIV positive. ओके, एड्स को क्लासिफाई कब करोगे? जब CD4 सेल्स का काउंट लेस देन 200 सेल्स पर क्यूबिक mm होंगे. ये चीज आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बहुत सारे कॉम्पिटिटिव के अंदर क्वेश्चन पूछते हैं कि एड्स को हम कब क्लासिफाई करेंगे, व्हेन द HIV इज कन्वर्टिंग इनटू एड्स. तो HIV एड्स के अंदर कब कन्वर्ट होगा? जब जो CD4 का काउंट है वो 200 सेल्स पर क्यूबिक mm से कम हो जाएगा तब हम उसको एड्स का क्लासिफिकेशन देंगे. उससे पहले हम उसको एड्स का क्लासिफिकेशन नहीं देंगे, हम उसको सिर्फ HIV पॉजिटिव से कंसीडर करेंगे. Following exposure to HIV infection, the patient develops antibodies against HIV in about 8 to 12 weeks. तो 8 से 12 weeks तक में पेशेंट को एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती है. The development of antibodies against HIV marks the stage of seroconversion and some cases manifest clinically flu-like syndrome. तो जैसे हम कभी वैक्सीन लेते हैं तो उसके अंदर भी कैसा होता है, फ्लू-लाइक सिंड्रोम होता है, हल्का सा बुखार आता है वगैरह, तो इससे हम उसको एड्स कंसिडर नहीं कर सकते. अब ये फ्लू-लाइक सिंड्रोम होते क्यों है? बिकॉज एंटीबॉडीज आर गेटिंग डेवलप. इसीलिए जो हमारा एलाइसा टेस्ट है, आप एड्स के अंदर जो एलाइसा टेस्ट है, एलाइसा क्या करता है? एलाइसा ऑर्गेनिज्म डिटेक्ट नहीं करता है, एलाइसा एंटीबॉडीज डिटेक्ट करता है. ओके, तो एलाइसा जो टेस्ट है, अगर वहां पे जब हमको 2 लाइंस दिखती है टेस्ट के अंदर पैरामीटर के ऊपर, तो हम इसको पॉजिटिव कंसिडर करते हैं. मतलब बॉडी के अंदर HIV की एंटीबॉडी डेवलप हुई है. ओके, दैट इज व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव. और if it is one strand then it is considered as negative. ओके, तो अगर पॉजिटिव कब आएगा? जब एक्सपोजर हुआ है. तो इसी तरह से आप एलाइसा से रैपिड HIV टेस्ट कर सकते हो. Then after the initial exposure the person remains asymptomatic for many years. ठीक है, ये कितना पीरियड हो सकता है? 7 to 10 years तक पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं रहेंगे. एंड इस पीरियड को हम बोलते हैं विंडो पीरियड. मतलब इस पीरियड के अंदर जो HIV वायरस है वो नॉन डोमिनेंट रह के क्या कर रहा है? अपनी आर्मी क्रिएट करके सेल्स को डैमेज कर रहा है. बॉडी सेल्स को धीरे धीरे वो डैमेज कर रहा है और जैसे बॉडी की कैपेसिटी खत्म हो जाएगी द बॉडी विल स्टार्ट शोइंग symptoms. So that is called as window period. AIDS related complex, ARC क्या है? Now this refers to subjects having non-specific clinical features of weight loss, fever, diarrhea, skin rash, herpes simplex, oral candidiasis without full blown pictures of एड्स. तो एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स क्या है कि इसके अंदर अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस है, फीवर है, डायरिया है, नाइट स्वेट्स है, हर्पीज सिम्प्लेक्स के इन्फेक्शन है, ओरल कैंडिडियासिस है. ये सारे इन्फेक्शंस होंगे. बट आप अगर ये सारे इन्फेक्शन प्रेजेंट है तो यू कैन कंसीडर दैट दिस पर्सन माइट बी HIV पॉजिटिव. ओके, विदाउट फुल ब्लोन पिक्चर्स ऑफ एड्स. कंसीडर आप पूरी तरीके से इसको एड्स कंसीडर नहीं कर सकते बट आप इसको HIV पॉजिटिव कंसीडर कर सकते हो. कॉमन सेकेंडरी इन्फेक्शंस आर एटिपिकल टीबी, निमोनिया. उसके अंदर भी कौन सा निमोनिया है? दैट इज न्यूमोसाइटिस कैरिनी निमोनिया विच इज अ फंगल निमोनिया. ठीक है, जो हमने सुना है जो निमोनिया है वो बैक्टीरिया से होता है, बट ये जो न्यूमोसिस्टिस कैरिनी जो निमोनिया है ये फंगस से होता है और दिस निमोनिया इज फेटल.
ठीक है, ये जो निमोनिया है इसके अंदर डेथ रेट बहुत ज्यादा है। एंड ऑल्सो कैंडिडियासिस इन्फेक्शन एंड मेनिंजाइटिस, बिकॉज एचआईवी का जो ग्रोथ है वो जो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड है इसके अंदर भी प्रमोट होता है। वायरस जो है वो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड के अंदर भी ग्रो करता है, इसीलिए मेनिंजाइटिस होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। एनसेफेलाइटिस, माइलोपैथी एंड पेरिफेरल न्यूराइटिस आर न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस। सो इफ द ब्रेन इज इन्वॉल्व्ड देन ऑल these neurological conditions can be seen. डायग्नोस्टिक्स टेस्ट आर एलाइसा एंड वेस्टर्न ब्लॉट। वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट इज पर्टिकुलरली बहुत कॉस्टली होता है, वो टाइम कंज्यूमिंग रहता है, इसलिए एलाइसा टेस्ट करते हैं। एलाइसा टेस्ट इज अ रैपिड टेस्ट, जिसके अंदर क्या देखते हैं हम, एलाइसा टेस्ट के अंदर हम एंटीबॉडीज देखते हैं, इसके अंदर ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक नहीं होता है। अगर आपको ऑर्गेनिज्म फाइंड करना है तो आपको पीसीआर करना पड़ेगा, दैट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन अगर आपने किया तब आपको ऑर्गेनिज्म पता चलेगा, वायरल लोड पता चलेगा। एंड आपका जो रैपिड टेस्ट है वो है एलाइसा। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, तो ब्लड टेस्ट के अंदर सीडी सेल्स का आप ग्रोथ चेक कर सकते हो। ट्रीटमेंट में आएगा आपका एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी यूजिंग ज़ेडोविडिन, लेमोविडिन एक्सेट्रा। तो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी के अंदर न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड इनहिबिटर, प्रोटीएस इनहिबिटर, तो ये सारे ड्रग्स क्या है, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी है। और इस एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी के अंदर जो इंपॉर्टेंट ड्रग है वो है ज़ेडोविडिन। ओके, ज़ेडोविडिन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ड्रग। ऑल्सो जब मदर इज प्रेग्नेंट एंड मदर को एचआईवी पॉजिटिव है अगर, एंड मदर इज प्रेग्नेंट, तो उस टाइम पे भी आपको ज़ेडोविडिन ड्रग जो है वो 4 वीक्स के बाद से, ठीक है, नोट कर लेना, ये 4 वीक्स से बाद से आपको ज़ेडोविडिन ड्रग देना चालू कर देना है। एंड जो आपका जो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी आपको इसका कॉन्सेंट्रेशन ज़ेडोविडिन का बढ़ाना है, जिससे आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो स्प्रेड को। ठीक है, स्प्रेड होने से थोड़ा बहुत जो स्प्रेड होने का रेट है उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। एनी हाउ स्प्रेड हो सकता है स्प्रेड, इट इज नॉट ऑलवेज कि आप प्रिवेंट कर दोगे, प्रिवेंट नहीं कर सकते, लेकिन हम बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं कि स्प्रेड ना हो। तो ज़ेडोविडिन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस इन एंटीनेटल पीरियड इफ द मदर इज फाउंड टू बी एचआईवी पॉजिटिव। एंड जब डिलीवरी होगा तभी भी आपको ज़ेडोविडिन ड्रग ही एडमिनिस्टर करना है, आईवी टू द मदर। So that was all about sexually transmitted disease के बारे में हमने अभी तक बात की थी। Now next is some of the abnormal menstruation, जिसके अंदर the first is dysmenorrhea. Dysmenorrhea is painful menstruation. Types is primary or spasmodic and secondary or congestive. Primary dysmenorrhea is the one where there is no identifiable pathological पैथोलॉजी, सो देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ एनी एबनॉर्मेलिटीज, कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं है, एंड देयर इज नो एज सच डिसीजेज जिसकी वजह से आपको पेन हो रहा है, so that is called as primary dysmenorrhea. Secondary dysmenorrhea is always associated with some of the features, okay, some of the abnormalities. Now findings, the pain begins a few hours before or just with the onset of menstruation. So with the onset of menstruation or 1 to 2 days prior क्या होता है, heavy pain देखने मिलता है। Then severity of pain usually lasts for few hours and may extend to 24 hours but seldom persists beyond 48 hours. So primary menorrhagia के अंदर क्या, सॉरी dysmenorrhea के अंदर क्या हो रहा है, 24 आवर्स से 48 आवर्स तक के बीच में ही पेन रहता है। सेकेंड थर्ड डे से पेन जो है वो क्या होने लगता है, सबसाइड हो जाता है। द पेन इज स्पाज्मोडिक, स्पाजम होता है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स होते हैं, एब्डोमिनल स्पाजम होता है, ऐसा पेन देखने मिलेगा। एंड इट इज मोर कन्फाइनली टू लोअर एब्डोमेन एंड इट में रेडिएट बैक एंड मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द thighs. So these are some of the areas where the pain in the primary dysmenorrhea can be seen. Systemic discomfort such as nausea, vomiting, fatigue, diarrhea, headache are also associated. Then vasomotor changes will lead to pallor, cold, sweats, occasional fainting and rarely syncope and fainting occurs. तो ऐसे सारे occasions में कभी-कभी symptoms देखने मिलते हैं if there is severe vasomotor changes. ट्रीटमेंट क्या है इसकी, इंप्रूवमेंट ऑफ जनरल हेल्थ, ओके, एनीमिया को प्रिवेंट करना है, ब्लड लॉस हो रहा है, सो दैट विल लीड टू एनीमिया, तो उसको आपको प्रिवेंट करना पड़ेगा। साइकोथेरेपी आपको प्रोवाइड करना है, एनाल्जेसिक्स, एंटीबायोटिक्स आपको एडमिनिस्टर करना है, प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेटेस इनहिबिटर फॉर एग्जांपल मेफेनामिक एसिड, नेफ्रोक्सेन एंड इंडोमिथासिन यू कैन प्रोवाइड इन ऑर्डर टू रिड्यूस द लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। देन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स यू कैन प्रोवाइड, अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी आप प्रोवाइड कर सकते हो। इन सीवियर केसेस डायलेशन ऑफ सर्वाइकल कैनाल, पैरासर्वाइकल ब्लॉक्स एंड प्री सैक्रल न्यूरेक्टोमी एटसेट्रा मे बी परफॉर्म। सो दीज आर सम ऑफ द इंटरवेंशंस व्हिच कैन बी परफॉर्म इन ऑर्डर टू रिड्यूस पेन एंड स्पाज्म। स्पाज्म और पेन को रिड्यूस करने के लिए ये मेजर्स हम कर सकते हैं।
देन सेकेंडरी डिस्मेनोरिया क्या है? सेकेंडरी डिस्मेनोरिया इज एसोसिएटेड विद प्रेजेंस ऑफ एनी पेल्विक पैथोलॉजी, सो देयर मे बी अ प्रेजेंस ऑफ पेल्विक डिसीज। ओके, कोई भी रीजंस है जिसके अंदर देयर इज एन अंडरलाइंग डिसीज और उसके वजह से जब पेन उठ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। ओके, प्राइमरी डिस्मेनोरिया का कॉज अनएक्सप्लेन्ड है, फिर सेकेंडरी डिस्मेनोरिया के अंदर आपको ऑलवेज कॉज दिखेगा। ओके, ये रीजन की वजह से इसको एक्सेसिव पेन होता है, ओबेसिटी की वजह से हो रहा है, इसको हार्मोनल प्रॉब्लम है, इसको सिस्ट है, ओके ओवेरियन सिस्ट है, इसको या तो यूट्राइन फाइब्रोइड है, तो ये सारे कंडीशंस की वजह से इसको एक्सेसिव पेन हो रहा है एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन, सो दैट इज क्लासिफाइड अंडर सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया के अंदर वो आएगा। पेन में बी रिलेटेड टू इंक्रीज टेंशन इन पेल्विक टिश्यू ड्यू टू प्रीमेंस्ट्रुअल पेल्विक कंजेशन और इंक्रीज वास्कुलरिटी इन द पेल्विक organs, so because of some reasons, if the vascularity has been increased, blood supply has been increased, there will be more pain. फाइंडिंग्स क्या रहेगी इसकी? तो डल पेन हमने प्राइमरी मेनोरेजिया में सॉरी प्राइमरी डिस्मेनोरिया में पढ़ा, पेन कैसा रहेगा? स्पाज्मोडिक पेन रहेगा। यहाँ पे पेन कैसा है? डल पेन है, यूजुअली सिचुएटेड इन द बैक विदाउट एनी रेडिएशन। यस, प्राइमरी डिस्मेनोरिया में रेडिएट हो रहा था थाइस पे, ओके, यहाँ पे रेडिएट नहीं हो रहा है, द पेन इज लोकलाइज्ड एंड इट अपीयर्स एट 3 to 5 days बिफोर ऑनसेट एंड रिलीव्स विद द स्टार्ट ऑफ ब्लीडिंग। क्या बोला है यहाँ पे? उधर क्या था? few hours before or just with the onset of menstruation, menstruation के टाइम पे हो रहा है और ये menstruation के टाइम पे लास्ट कर रहा है, फर्स्ट डे या सेकेंड डे तक लास्ट कर रहा है। वेयर सेकेंडरी डिस्मेनोरिया के अंदर क्या हो रहा है? पेन जो है वो मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने पे सबसाइड हो रहा है, इट रिलीव्स विद द स्टार्टिंग ऑफ ब्लीडिंग। तो जैसे ही ब्लीडिंग स्टार्ट हो रहा है, पेन खत्म हो जा रहा है। सो दैट इज द स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ प्राइमरी डिस्मेनोरिया एंड secondary dysmenorrhea. Usually there is no systemic discomfort in secondary dysmenorrhea unlike primary। तो nausea, vomiting ये सारी चीजें प्राइमरी में होगी, सेकेंडरी के अंदर फेंटिंग, पैलर, सिनकोप ऐसा कोई चीज भी देखने नहीं मिलेगा। देन ट्रीटमेंट, the treatment aims at the cause depending upon the age and parity of patient and severity of symptoms। तो mother अगर lady है तो lady ने how much time the lady has become pregnant, how much time the lady has delivered, okay, that is parity। then what is the age, okay, then what is the severity of the symptoms, extent of disease क्या है, किस disease के वजह से secondary से dysmenorrhea हो रहा है, all these things के ऊपर आपका treatment depend करता है। Mitral Schmerz syndrome, that is also called as ovulatory pain, it is the pain that appears in the mid menstrual period। ओके, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो गया है तभी पेन नहीं था, मेंस्ट्रुएशन खत्म हुआ तभी पेन नहीं है। कब हो रहा है पेन? मेंस्ट्रुएशन के बीच में पेन हो रहा है, मतलब विद इन 2 days पेन चालू होगा, सेकंड डे पे पेन हो रहा है, थर्ड डे पे पेन हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एज पेन इन द मिड मेंस्ट्रुअल पीरियड। देन पेन इज यूजुअली लोकेटेड इन द हाइपोगैस्ट्रियम और 1 iliac fossa, ठीक है, या तो राइट या तो लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट, मोस्टली यहाँ पे पेन देखने मिलेगा। ओके, रेयरली लास्ट मोर देन 12 hours। तो सेकंड डे पे कंप्लीट सेकंड डे पे पेन हो रहा है, या थर्ड डे पे कंप्लीट थर्ड डे पे ही पेन हो रहा है, आगे पीछे एक भी दिन पेन नहीं हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज माइटल शिमर्स सिंड्रोम। इसकी स्पेसिफिसिटी यही है कि जो पेन है ना वो एब्डोमेन के लोअर साइड पे होता है और ये एक ही साइड पे होता है, वन साइड, या तो फिर ये राइट साइड होगा या तो ये लेफ्ट साइड होगा। एब्डोमेन के जो क्वाड्रेंट्स हैं, ओके, ये कहाँ होगा पेन? हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में या तो फिर कोई एक इलियक फोसा में, या तो राइट साइड या तो लेफ्ट साइड। ये एक स्पेसिफिक फीचर है ऑफ माइटल श्मर्स सिंड्रोम, ठीक है। माइटल श्मर्स सिंड्रोम का एक स्पेसिफिक फीचर यही है कि जो पेन है वो एक ही साइड रहेगा। देन इट मे बी एसोसिएटेड विद हाई वजाइनल ब्लीडिंग और एक्सेसिव म्यूकोवजाइनल डिस्चार्ज। सो ये कोई भी एक दिन होगा मिड मेंस्ट्रुएशन के अंदर, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, जिस हिसाब से मेंस्ट्रुएशन डे का साइकिल है, ड्यूरेशन है, उस अकॉर्डिंग मिड टाइम पे पेन होगा, पर्टिकुलरली लास्टिंग फॉर 12 hours। और इसके अलावा यहाँ पे उसी दिन हेवी वजाइनल ब्लीडिंग देखने मिलेगा। दैट इज अबाउट माइटल श्मर्स सिंड्रोम।
Causes of pain, the exact cause is unknown, but it may be due to increased tension to the follicle, Graafian follicle just prior to rupture, contraction to the tubes and uterus, treatment, reassurance, analgesics, and in some cases anovulatory with contraceptive pills can be provided. तो ये सारी चीजों से आप इसको ट्रीट भी कर सकते हो. As such कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है इसके अंदर. Then comes the very important topic, that is premenstrual syndrome. Premenstrual syndrome क्या है? So this is the change in mood or behavior or appearance of some abnormal vague symptoms are usual before menstruation. तो यहाँ पे menstruation से पहले there are mood swings, there are some psychological disturbance to the patient. ऐसे symptoms को हम premenstrual syndrome consider करते हैं. Okay. Often noticed in the second half of the menstrual cycle. तो menstrual cycle जो है हमारा 28 days का किसी का cycle होता है, किसी का 32 days का cycle होता है, किसी का 30 days का cycle होता है. तो accordingly first 14 days के बाद में, that is first 14 days is the first half, ठीक है, उसके बाद में ये सारे changes देखने मिलते हैं. मतलब patient को the person will complain as vague symptoms, मतलब कि lack of energy रहेगा, उसको drowsy रहेगा, patient psychological problem female को देखने मिलेगी, irritability हो जाएगा, mood swings हो जाएगा, okay, cravings होंगे. ये सारी चीजें क्या है? They are some of the signs and symptoms of premenstrual syndrome. Symptoms are spontaneously relieved following menstruation, और menstruation होने के बाद में all the symptoms will subside. Criteria for diagnosing PMS: not relating to any organic lesion, regularly occurs during the same phase of each menstruation. मतलब हर menstruation cycle के टाइम पे एक स्पेसिफिक पीरियड पे ही ये सिम्टम्स होंगे. मतलब एवरी मंथ दिस थिंग्स आर गोइंग टू बी सीन. सो दैट इज अबाउट स्पेसिफिसिटी ऑफ प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम. देन सिम्टम फ्री पीरियड ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द साइकिल. मतलब कि दूसरे जो साइकिल है, मतलब जो फर्स्ट 14 डेज की साइकिल है, वहां पे ये सब कुछ भी देखने में नहीं मिलेगा और उसके अलावा देखने मिल रहा है. सो दैट इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर. फ्लक्चुएशन इन द लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर पीएमएस. सो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोनल इंबैलेंस की वजह से पीएमएस देखने मिलता है. Treatment is assurance, salt restriction diet, especially in the second half. Diuretics can be given, furosemide, pyridoxine, especially helpful in pill-associated depression. तो ऐसे सारे आपको ये ड्रग्स से आप ट्रीट कर सकते हो. पीएमएस ज्यादा सीवियर नहीं है, इतना ज्यादा थ्रेटनिंग नहीं है अनलेस इट इज सीवियर. ठीक है, बहुत ज्यादा सीवियर होगा तो आपको साइकोलॉजिकल सपोर्ट या साइकोलॉजिकल हेल्प, साइकोफार्माकोलॉजिकल हेल्प भी आपको कभी कभी लेनी पड़ती है. ट्रैंकुलाइजर्स एंड एंटीडिप्रेसेंट्स देखा मैंने बोला, सीवियर केसेस के अंदर आपको साइकोटिक हेल्प, साइकोफार्माकोलॉजिकल हेल्प आपको लेनी पड़ेगी. उसके अंदर मूड स्टेबिलाइजर जो आपके ट्रैंकुलाइजर्स है या तो फिर एंटीडिप्रेसेंट ड्रग्स आपको एडमिनिस्टर करने हैं. हार्मोन्स टू सप्रेस ओव्यूलेशन एंड मेंटेन द यूनिफॉर्म हार्मोनल मिलियो. मतलब यूनिफॉर्म हार्मोनल साइकिल मेंटेन करने के लिए आपको हार्मोन का एडमिनिस्टर करना है एंड ऑल्सो ओव्यूलेशन को सप्रेस करना है. व्हाई? बिकॉज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का एक्टिविटी मेंटेन रहेगा. Then oophorectomy can be done. Oophorectomy, removal of ovary. It can be done in ladies approaching menopause. जब menopause के जो अगर ड्यूरेशन आ जाता है लेडी का, तब आप oophorectomy कर सकते हो कि नाउ अब 40-45 years की अगर द पर्सन इज देयर, दैट लेडी इज देयर और फीमेल इज देयर, तो आप क्या कर सकते हो उस टाइम पे उसका ओवरी रिमूव कर सकते हो. बिकॉज नाउ ग्रेजुअली द लेडी इज गोइंग टू अटेंड द menopausal period, so you can perform the surgical intervention of removing the ovaries. Then PMS is regularly occurs in the same phase of each menstrual cycle. The symptoms are not specific and there is no as such abnormal pelvic findings. So there is no abnormal findings, rather there is a psychological changes which can be seen. एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ये टर्म्स जो हैं ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाते हैं और बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं. ठीक है, कंफ्यूजिंग, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है. इतने भी ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है. आई विल मेक यू लर्न ऑल दिस टर्म्स सो दैट यू विल स्कोर गुड इन एग्जाम. अब देखो मेनोरेजिया क्या है. तो मेनोरेजिया का मतलब है एक्सेसिव वजाइनल ब्लीडिंग एट नॉर्मल इंटरवल्स. मेनोरेजिया के अंदर ब्लीडिंग जो है वो एक्सेसिव है नॉर्मल इंटरवल, मतलब कि जो मेंस्ट्रुएशन का जो इंटरवल है उतने इंटरवल में ही, मतलब मेंस्ट्रुएशन नॉर्मली आ रहा है बट क्या हो रहा है, सिर्फ ब्लीडिंग एक्सेसिव है. दैट इज कॉल्ड एज मेनोरेजिया. मेट्रोरेजिया क्या है? वजाइनल ब्लीडिंग बिटवीन मेंसेस. ब्लीडिंग में अकर एज स्पॉटिंग और आउटराइट
ब्लीडिंग, सो दैट इज मेट्रोरेजिया। मेट्रोरेजिया के अंदर रेगुलर इंटरवल मेंसेस का रहेगा नहीं। ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज मेट्रोरेजिया। मेनोरेजिया के अंदर नॉर्मल ब्लीडिंग है। ठीक है, मेनोरेजिया के अंदर आपका जो पीरियड है वो नॉर्मल है मेंस्ट्रुएशन का, बट सिर्फ ब्लीडिंग एक्सेसिव हो रही है। मेट्रोरेजिया में तो क्या है, ब्लीडिंग जो है वो नॉर्मल नहीं है। वजाइनल ब्लीडिंग बिटवीन मेंसेस, मतलब एक डे पे ब्लीडिंग है, दूसरे डे पे स्पॉटिंग है, तीसरे डे पे कुछ नहीं है। ओके, एंड जो आपका मेंस्ट्रुएशन है वो 7 डेज से ज्यादा लॉन्ग कर रहा है। सो दैट इज अबाउट मेट्रो। ठीक है, मेट्रो के अंदर जो ब्लीडिंग है दैट इज कमिंग इरेगुलरली, ब्लीडिंग इरेगुलर है। ठीक है, कहीं पे एक दिन पे एक्सेसिव ब्लीडिंग है, एक दिन पे स्पॉटिंग है, एक दिन पे ब्लीडिंग एब्सेंट है। सो दैट इज अबाउट मेट्रोरेजिया। देन पॉलीमेनोरिया। पॉलीमेनोरिया इज साइक्लिक ब्लीडिंग वेयर साइक्लिक लेंथ इज रिड्यूस्ड टू लेस देन 21 डेज एंड रिमेन्स कांस्टेंट एट दैट फ्रीक्वेंसी। मतलब जो मेंस्ट्रुएशन डे की साइकिल है वो 21 डेज से लेस हो रही है। ओके, दैट इज कॉल्ड एज पॉलीमेनोरिया, एबनॉर्मल साइक्लिक ब्लीडिंग। ठीक है, ब्लीडिंग का जो फ्रीक्वेंसी है दैट हैज कम टू एबनॉर्मल, 21 डेज से भी कम की साइकिल हो चुकी है ओव्यूलेशन की। सो दैट इज कॉल्ड एज पोलीमेनोरिया। Then hypomenorrhea, scant bleeding lasts for less than 2 days. Hypomenorrhea मतलब ब्लीडिंग कम हो रहा है। ओके, स्कांट ब्लीडिंग जो सिर्फ 2 दिन तक ही होता है, लेस देन 2 days. ओलिगोमेनोरिया, साइक्लिक ब्लीडिंग वेयर द साइकिल लेंथ इज इंक्रीज्ड मोर देन 35 डेज। तो पोली के अंदर डिक्रीज हो रहा है, ओली के अंदर इंक्रीज हो रहा है। कभी कभी क्या होता है, आप हम जैसे आगे कंडीशन पढ़ेंगे ना उसके अंदर हमने ओली के अंदर है ना, हम हमेशा कम समझते हैं। ठीक है, कि ओलिगोहाइड्रोमनियस मतलब एमनियोटिक फ्लूइड कम हो गया, पॉलीहाइड्रोमनियस मतलब एमनियोटिक फ्लूइड बढ़ गया। तो यहाँ पे क्या करते हैं बच्चे, पोलीएमेनोरिया मतलब साइकिल बढ़ी है, नहीं, साइकिल कम हुई है। ओके, साइकिल पोलीमेनोरिया के अंदर डिक्रीज हुई है, ओलिगोमेनोरिया के अंदर लेंथ ऑफ साइकिल हैज इंक्रीज। मतलब के ओलिगोमेनोरिया के अंदर जो ब्लीडिंग होगा वो कैसा हो जाएगा, लेस हो जाएगा, क्योंकि जो साइकिल है दैट इज इंक्रीज हो चुकी है। तो यहाँ पे जो ब्लीडिंग है दैट इज गोइंग टू बी लेस, मतलब लेंथ ऑफ डेज इज मोर एंड यहाँ पे लेंथ इज लेस, तो ब्लीडिंग का टाइम ज्यादा है। मतलब इस दिन पे भी ब्लीडिंग आया है, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुआ, देन 21 डेज के बाद फिर मेंस्ट्रुएशन आ गया। ओके, देन यहाँ पे क्या होगा, एक मंथ से ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। मतलब इधर अगर मेंस्ट्रुएशन आया है इसको तो 35 डेज के ड्यूरेशन के बाद में इसको इस डे पे मेंस्ट्रुएशन आएगा। तो यहाँ पे जो लेंथ है दैट इज इंक्रीज इन ओलिगो एंड लेंथ इज डिक्रीज इन पोलीमेनोरिया। Then dysfunctional uterine bleeding. Dysfunctional uterine bleeding is a state of abnormal uterine bleeding without any clinically detectable organic pelvic pathology, tumor, inflammation और pathology. So dysfunctional uterine bleeding क्या है कि जिसका हमको cause नहीं पता चल रहा है. Okay, uterus में से bleeding हो रहा है, but we are not getting the exact cause. Classification: primary dysfunctional uterine bleeding is due to dysfunction present in the endometrium or hypothalamo pituitary ovarian axis. So there is a problem in hormones, so because of that there is the presence of abnormal bleeding. Secondary is related to the presence of pathology outside the endometrium or hypopatho, मतलब there is no tumor in hypothalamus, there is no tumor in pituitary axis, there is no abnormality in ovary, there is no abnormality in endometrium. ठीक है, उसके बाहर का कोई कॉज है, that is called as secondary. Iatrogenic मतलब it is secondary to IUCD and steroidal contraceptives, मतलब कि इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस पर्टिकुलरली कॉपर टी। ओके, उसके या तो फिर वो या तो फिर कॉन्ट्रासेप्टिव्स दोनों के यूज से हो सकता है, दैट इज इट इज फंक्शनल यूट्राइल ब्लीडिंग, दैट इज अबाउट आइट्रोजेनिक। ओके, प्राइमरी के अंदर क्या है, एंडोमेट्रियम के अंदर एबनॉर्मेलिटी है एंड हाइपोथैलेमस में एबनॉर्मेलिटी हो सकती है, पिट्यूटरी ग्लैंड में एबनॉर्मेलिटीज हो सकती है, ओवेरीज में एबनॉर्मेलिटी हो सकती है। इस वजह से देयर इज अ डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग। बट सेकेंडरी के अंदर क्या है, ये सारे ऑर्गन्स ओके। ओके, सेकेंडरी के अंदर ये सारे ऑर्गन्स ओके हैं, इसके अलावा का कोई कॉज है, दैट इज सेकेंडरी। और आयोड्रोजेनिक के अंदर कॉज जो है वो बेसिकली आईयूसीडी इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस या तो फिर स्टेरॉइडल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के वजह से यूट्राइन ब्लीडिंग हो रही है, दैट इज कॉल्ड एज आयोड्रोजेनिक कॉज। द एबनॉर्मल ब्लीडिंग में बी एसोसिएटेड विद और विदाउट ओव्यूलेशन एंड अकॉर्डिंगली ग्रुप्ड इनटू ओव्यूलर ब्लीडिंग एंड नॉन ओव्यूलर ब्लीडिंग। तो अगर ओव्यूलेशन हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है, सो दैट विल बी कंसीडर्ड एज ओव्यूलर ब्लीडिंग। अगर एक फॉर्मेशन नहीं हुआ है तो यू विल कंसीडर दैट एज
and ovular bleeding. Then treatment. So treatment include general treatment include bed rest, assurance, diet and drugs can be given for correction of anemia and systemic endocrine disorder. तो प्राइमरी जब है तो एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स होगा डेफिनेटली, हमने प्राइमरी ड्यू भी यही पढ़ा है, तो उसके अंदर आपको एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स को ट्रीट करना है. कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के अंदर हार्मोनल पिल्स आपको कंसिडर करना है, एडमिनिस्टर करना है. प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेटेस इनहिबिटर जो हमने पढ़ा था आगे, नेप्रोक्सेनर, वो सारे टैबलेट्स आपको देने हैं. एंटीफाइब्रोलाइटिक ड्रग्स देने हैं जिससे कि आपका ब्लीडिंग कंट्रोल हो सके. Then surgical interventions के अंदर uterine curettage, endometrial ablation और resection and hysterectomy can be performed. So that was about DUB. Then comes the displacement of uterus. Displacement of uterus is also one of the important topics. Displacement of uterus के ऊपर इसका जो displacement है वो पूछ लेते हैं कि कहाँ हो सकता है. So uterus का normal position क्या है? Normal position is anteversion and anteflexion. Okay, that is called as normal position of uterus. Anteversion and anteflexion is the normal position of the uterus. It is anteverted and anteflexed. ये इसका normal position है. Then minor variation in position in any direction occurs with constantly changes in posture, straining, full bladder, loaded rectum. तो ऐसे सारे conditions के अंदर इसकी जो position है उसके अंदर slight changes आ सकता है. When the uterus rests continuously in a position beyond the limit of normal variation, it is known as displacement. तो अगर ये सारे condition की वजह से इसका position change हुआ है तो हम उसको displacement नहीं बोल सकते. ओके कब बोल सकते हैं कि वो एक लिमिट के बाद, मतलब कॉन्स्टेंटली आपने पोजीशन, आपका चेंज इन पोस्चर है, ठीक है, चेंज इन पोस्चर या तो फिर फुल ब्लैडर कंसीडर करते हैं. चलो फुल ब्लैडर है आपका और आपका यूट्रस का पोजीशन चेंज हो गया, ब्लैडर एम्प्टी हो गया, फिर भी पोजीशन है जो यूट्रस का है वो चेंज नहीं हो रहा है. ओके या तो फिर लोडेड रेक्टम है, रेक्टम एम्प्टी कर दिया तो भी यूट्रस का पोजीशन इज नॉट चेंजिंग. सो दैट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट. एक सर्टेन लिमिट के बाद भी अगर यूट्रस इज नॉट गेटिंग बैक टू इट्स नॉर्मल पोजीशन, इट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट. उसके अंदर सबसे फर्स्ट है रेट्रोवर्जन. रेट्रोवर्जन के डिग्रीज के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है. फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जाम के अंदर. व्हेन द लॉन्ग एक्सिस ऑफ कॉर्पस, मतलब यूट्रस का बॉडी, ओके, कॉर्पस एंड सर्विक्स आर इन लाइन, द होल ऑर्गन turns backwards in relation to long axis of birth canal. Vagina, birth canal is not uterus, that is vagina. वजाइना के रिलेशन में जो यूट्रस की लॉन्ग एक्सिस है वो बैकवर्ड हो जाती है. ठीक है, ये नॉर्मल है और दिस इज रेट्रोवर्जन. ओके ये आपका नॉर्मल है एंड दिस इज द रेट्रोवर्जन ऑफ द uterus. Retroflexion signifies bending backwards of the corpus of cervix at the level of internal os. Retroversion and retroflexion occurs usually together and calls together as retroversion or retrodisplacement. So retroversion and retroflexion दोनों का mix करके हम उसको retrodisplacement consider करते हैं. Then degrees बहुत important है. इसके अंदर the first degree is the fundus is vertical एंड पॉइंटिंग टूवर्ड सेक्रल प्रोमोन्ट्री. तो अब भी ये इसके सेक्रल के एरिया के अंदर ही है और ये सेक्रल प्रोमोन्ट्री को पॉइंट कर रहा है. सेक्रल प्रोमोन्ट्री आपके पेल्विस का एक पार्ट है. ओके सैक्रल प्रोमोन्ट्री दैट इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स ऑफ पेल्विस. ठीक है, पेल्विस के अंदर का एक पार्ट है. सेकंड क्या है, सेकंड डिग्री के अंदर द फंडस लाइज इन द सेक्रल होलो. अब ये होलो ऑफ सेक्रम के अंदर आ चुका है. ठीक है, पहले सेक्रल प्रोमोन्ट्री पे था, अब ये पीछे होके कहाँ पहुंच गया है, सेक्रल होलो के अंदर पहुंच गया है, बट नॉट बिलो इंटरनल ओस. अभी तक इसने इंटरनल ओस क्रॉस नहीं किया है. थर्ड डिग्री के अंदर क्या होगा, द फंडस लाइज बिलो द लेवल ऑफ इंटरनल ओस. मतलब अब जो फंडस है दैट इज कंप्लीटली लाइंग लोअर टू द इंटरनल ओस. मतलब ये जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा हो जाएगा. ओके बिल्कुल ही इंटरनल ओस के नीचे आ चुका है एंड ऑल्सो इट इज बैकवर्ड. पीछे की साइड भी है एंड नीचे की साइड भी है. ओके सो दैट इज अबाउट द थर्ड डिग्री. फाइंडिंग्स, क्रॉनिक प्रीमेंस्ट्रुअल पेल्विक पेन, पेन रहेगा, बैकएक होगा,
dyspareunia, painful sexual intercourse, then there will be infertility, then confirmed by manual examination and rectal examination, and prevention can be done by emptying the bladder regularly after delivery or abortion. मतलब retention of urine नहीं होना चाहिए, bladder ज्यादा देर तक full नहीं रखना है, and then a regular exercise can be done in order to have the tone of the pelvic muscles. pelvic muscles का tone नहीं होगा तो uterus will lose its elasticity or uterus can be retroversion हो सकता है उसका. Then encourage lying in prone position for half to 1 hour once or twice daily in postpartum period. तो कैसे पोजीशन में लाई करना है इसको? प्रोन पोजीशन में. प्रोन पोजीशन आप F1 के अंदर पढ़ चुके हो. व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोजीशन. तो अकॉर्डिंगली आपको उसको प्रोन पोजीशन के अंदर पेशेंट को, मदर को आपको सुलाना है इन पोस्टनेटल पीरियड. कब? ट्वाइस डेली, 1 hour once in twice. ठीक है. एक घंटे के लिए या आधे घंटे के लिए आपको दिन में 1 से 2 बार उसको प्रोन पोजीशन के अंदर मदर को सुलाना है in order to prevent this retroversion. Then comes the genital prolapse. Genital prolapse include descent of the vaginal wall and or uterus. ठीक है, या तो फिर vaginal wall या तो फिर uterus that is getting descent, नीचे आ रहा है वो, that is called as genital prolapse. Types, sorry, okay, the types includes vaginal prolapse and uterine prolapse. तो vaginal prolapse क्या है? तो vaginal prolapse is anterior wall is prolapsing, results in cystocele and urethrocoele. Posterior wall prolapse leads to relaxed perineum and rectocele, and vault prolapse leads to enterocele. मतलब ये सारे organ के अंदर that is getting prolapse, वहां पे वो descent हो रहा है. okay, cystocele is bladder, urethrocoele is urethra. ठीक है, यूरेथ्रा के अंदर उसका प्रोलैप्स हो रहा है, या तो फिर ब्लैडर के अंदर उसका प्रोलैप्स हो रहा है, या तो फिर अंदर पोस्टीरियर वॉल, मतलब ब्लैडर जो वजाइना का पोस्टीरियर वॉल है दैट इज गेटिंग इनटू रेक्टम या फिर इंटेस्टाइन, जहां पे प्रोलैप्स हो रहा है दैट विल लीड टू रेक्टोसील, एंटेरोसील, सिस्टोसील और यूरेथ्रोसील. देन यूट्राइन प्रोलैप्स, इट मे बी यूट्रोवाजिनल और कंजेनाइटल. डिग्री ऑफ प्रोलैप्स है फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री. फर्स्ट डिग्री के अंदर the uterus descend down from internal os from its normal position, external os is at the level of ischial spine. So ischial spine के level पे ही there is external os is present. ठीक है, external os is present at its normal position, that is at the level of ischial spine, but the external os still remains inside the vagina. vagina के अभी वो inside ही है, external os उसको cross नहीं किया है. that is about first degree, जिसमें uterus जो है वो उसके normal position से थोड़ा बहुत नीचे की साइड डिसेंड कर जाता है. सेकंड डिग्री में क्या है? द एक्सटर्नल ओस प्रोट्रूड्स आउटसाइड द वजाइना इंट्रोइटस बट द यूट्राइन बॉडी स्टिल रिमेन्स इनसाइड. अब यहाँ पे एक्सटर्नल ओस वजाइना के बाहर आ चुका है, बट यूट्रस का बॉडी है वो अभी भी वजाइनल कैनाल के अंदर है. ओके, जो एक्सटर्नल होस है दैट इज कमिंग आउट ऑफ द वजाइना, बट यूट्रस इज स्टिल रिमेन इनसाइड द वजाइनल कैनाल. यूट्रस अभी भी अंदर है, एक्सटर्नल होस बाहर आ चुका है. पहले डिग्री के अंदर दोनों अंदर थे, दूसरे डिग्री के अंदर जो नीचे वाला पार्ट हमारा एक्सटर्नल होस है वो बाहर आ चुका है, और थर्ड डिग्री के अंदर कंप्लीट यूट्रस जो है वो बाहर आ जाएगा वजाइनल कैनाल से. ओके, वजाइनल कैनाल से यूट्रस जो है वो कंप्लीटली डिसेंड हो जाएगा एंड इट विल लाइज आउटसाइड द इंट्रोइटस. इंट्रोइटस के बाहर यूट्रस विल बी seen. Okay, so that is about first degree, second degree and third degree. तो हमने रेट्रोवर्जन के अंदर भी 3 डिग्री पढ़े हैं, और हमने ये क्या बोलते हैं प्रोलैप्स के अंदर भी 3 डिग्री पढ़े हैं. तो मेक श्योर आप कंफ्यूज ना हो और अच्छे से इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेना. साइन एंड सिम्टम्स क्या है इसके? तो फीलिंग ऑफ समथिंग कमिंग डाउन पर वजाइना, डिफिकल्टी इन वॉकिंग एज अ मास कम्स बाय इंट्रोइटस. तो दोनों थाइस के बीच में आपको देयर विल बी अ प्रेजेंस ऑफ मास एंड द पर्सन और द वुमन इज नॉट एबल टू वॉक, द वुमन इज नॉट एबल टू सिट, एंड देयर विल बी अ कांस्टेंट फीलिंग ऑफ समथिंग इज देयर इन द vaginal area.
ओके, so ऐसा फीलिंग मदर पेशेंट को आएगा. बैकएक और ड्रैगिंग पेन इन द पेल्विस. यूरिनरी सिम्टम्स इफ द वजाइना हैज बीन प्रोलैप्स्ड इन द ब्लैडर. तो यूरिनरी सिम्टम्स कैसा होगा? डिफिकल्टी इन पासिंग यूरिन, इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन, सिस्टाइटिस, डायसूरिया, स्ट्रेस इनकंटिनेंस एंड रिटेंशन ऑफ यूरिन. मतलब के प्रॉपर्ली ब्लैडर एम्प्टी नहीं होगा. इट विल लीड टू प्रेजेंस ऑफ यूटीआई. देन ब्लैडर इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. बबल सिम्टम्स मतलब अगर पोस्टीरियर वॉल जो है वो रेक्टम के अंदर प्रोलैप्स हुआ है, सो देयर विल बी डिफिकल्टी इन पासिंग द स्टूल. एक्सेसिव व्हाइट और ब्लड स्टेन डिस्चार्ज पर वजाइनल. व्हाई? बिकॉज यूट्रस इज गेटिंग प्रोलैप्स्ड इन द वजाइनल एरिया. तो ऐसा डिस्चार्ज देखने मिलेगा. ट्रीटमेंट क्या है? प्रिवेंटिव कैन बी डन बाय इफेक्टिव आर्टेरियल एंटीनेटल एंड पोस्टनेटल केयर. एंटीनेटल, इंट्रानेटल एंड पोस्टनेटल केयर आपको देना है. कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के अंदर इंप्रूव न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द मदर, रीएश्योरेंस, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस कैन बी डन जिससे कि टोन उसका मेंटेन रहे. देन सर्जिकल इंटरवेंशन के अंदर क्या कर सकते हैं हम? पेल्विक फ्लोर रिपेयर, फॉथरगिल्स ऑपरेशन, सर्वाइकोप्लेक्सी, ऑल दीज आर द सर्जिकल इंटरवेंशंस व्हिच कैन बी डन इन ऑर्डर टू रिमूव द ये क्या बोलते हैं पार्ट जो प्रोलैप्स हो चुका है, वो पार्ट को हम रिमूव कर सकते हैं, तो फिर यूट्रस को वापस उसके प्लेस पे पहुंचा सकते हैं. फॉथरगिल्स ऑपरेशन. ठीक है, यूट्रस को पुश करके वापस लेके जाते हैं उसके नॉर्मल पोजीशन पे बाय फॉर्मिंग अ फिस्ट. ठीक है, फिस्ट फॉर्म करके यूट्रस को पकड़ते हैं और वापस उसको नॉर्मल पोजीशन पे रखते हैं. दैट इज फॉथरगिल्स ऑपरेशन. तो ऐसे सारी चीजें भी करके हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं. Then comes the infertility. Infertility is defined as failure to conceive within 1 or more years of regular unprotected intercourse. ठीक है, तो unprotected intercourse के बावजूद भी the female is not able to conceive. Okay, अगर female की age 30 years है और 6 months तक she is not able to conceive with unprotected sexual intercourse, and for if the woman is 35 years or above उसका duration 1 year है. ठीक है. Now primary infertility denotes those patients who have never conceived, कभी भी conceive नहीं हुआ है, that is called as primary infertility. Secondary infertility occurs जब pregnancy पहले the female has conceived and next the female has stopped conceiving. Okay, एक बार the female has conceived and now because of some reason the female is not able to conceive within 1 or more years of unprotected sexual intercourse. The causes include male factors and female factors. Male factors के अंदर defective spermatogenesis, there is abnormal production of sperms, then destruction in efferent duct system, जहाँ से जो स्पर्म है वो ट्रांसफर होते हैं. ओके, उसके अंदर there is a problem. Failure to deposit sperm high in the vagina, the sperm is not able to penetrate itself into the vaginal canal. Then errors in the seminal fluid. ठीक है, उसका जो pH है वो मेंटेन नहीं हो रहा है. देयर आर सम ऑफ द न्यूट्रिशन प्रॉब्लम जिस वजह से स्पर्म इज नॉट एबल टू मैच्योर. ये सारे फैक्टर्स मेल के अंदर associated है. हार्मोनल प्रॉब्लम्स भी हो सकता है. ओके, देयर विल बी प्रेजेंस और देयर विल बी लैक ऑफ एंड्रोजेंस बिकॉज ऑफ दैट द स्पर्म इज नॉट प्रोड्यूसिंग. ओके, ऑल दीज आर सम ऑफ द हार्मोन्स. बिकॉज ऑफ दैट what is happening, the male factors are the contributing factors of infertility. Then comes the female factors. So female factors के अंदर ovarian dysfunction, the ovary is not able to produce adequate amount of eggs. ठीक है, impaired tubal function, the fallopian tube is not transferring the ovum into the uterus. Then peritubal adhesions, there are some lesions. Okay, tumor हो रहा है, lesions है. Endometriosis, there is presence of infection in the यूट्रस का इनर लेयर, दैट इज एंडोमेट्रियोसिस. देन फाइब्रॉइड्स, यूट्राइन फाइब्रॉइड्स मतलब के ट्यूमर हो गए हैं. देन इनएडिक्वेट सिक्रेटरी एंडोमेट्रियम, कंजेनिटल मैलफॉर्मेशंस ऑफ यूट्रस, जो है यूट्रस का मैलफॉर्मेशन है, बाइकॉर्नुएट यूट्रस है, यूनिकॉर्नुएट यूट्रस है, एब्सेंट यूट्रस है. ऐसे सारे कंडीशंस के अंदर भी प्रॉब्लम हो सकता है. देन डिफेक्ट्स इन कंपोजिशन ऑफ सर्वाइकल म्यूकस, सर्वाइकल म्यूकस इज एक्सेसिवली थिक. अगर बहुत ज्यादा थिक है तो भी क्या होगा, स्पर्म जो है वो ट्रैवल नहीं करके जा पाएगा, एंड दैट इज आल्सो लीड टू वन ऑफ द इनफर्टिलिटी का कॉज. तो ऐसा भी हो सकता है. Then chronic cervicitis, there is the presence of constant infection in the cervix. vaginal literacy, वजाइना ही फॉर्म नहीं है उसका. सेप्टेड वजाइना मतलब वजाइना के बीच में सेप्टम फॉर्म हो चुका है, पार्ट हो चुका है, तो देयर आर चांसेस के स्पर्म ट्रैवल नहीं कर पाए. नैरो इंट्रोइटस, दैट मींस वहां पे एंटर नहीं हो पाएगा सीमन. देन वजाइनाइटिस, chronic vaginal infection. Combined factors क्या है इसके? Include the presence of factors both in male and female partners causing infertility. मतलब कि female के अंदर भी there is a problem, male के अंदर भी there is a problem. So that is called as combined factors. Related terminology include, first is aspermia. Aspermia is what? It is failure of formation of or emission of semen. Okay. Then oligospermia or oligozoospermia, that is sperm count is less than 20 million per ml. मतलब के aspermia के अंदर तो फॉर्म ही नहीं हो रहे हैं, oligospermia के अंदर फॉर्म हो रहे हैं, but that is decreased. ठीक है, उसका जो क्वांटिटी है that is not adequate. Azoospermia के अंदर no spermatozoa in the semen.
स्पर्मेटोजोआ नॉट प्रेजेंट. सीमन है बट अंदर क्या नहीं है, स्पर्मेटोजोआज आर नॉट प्रेजेंट. ए स्पर्मिया में तो क्या हो रहा है, सीमन ही नहीं बन रहा है. ओके. फेलियर ऑफ फॉर्मेशन और एमिशन मतलब कि द penis is not able to eject the semen, that is called as aspermia. Azoospermia के अंदर semen is there but it is completely a fluid with no sperms, that is called as azoospermia. बहुत ही minor difference है aspermia और azoospermia के अंदर, marks lose मत करना. aspermia का मतलब no sperm नहीं, no semen. ओके, सीमन ही नहीं है यहाँ पे. एजो के अंदर सीमन है बट स्पर्म नहीं है. देन एस्थेनोस्पर्मिया इज रिडक्शन इन द वाइटलिटी ऑफ स्पर्मेटोजोआ, दैट मींस द स्पर्म इज नॉट एबल टू मूव, बहुत ही जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, दैट इज द वाइटलिटी. ओके. देन नेक्रोस्पर्मिया और नेक्रोजूस्पर्मिया, दैट इज द स्पर्मेटोजोआ आर डेड और मोशनलेस, मतलब यहाँ पे जो स्पर्म्स है दे आर नॉट लाइव, दे आर डेड एंड दे आर नॉट मूविंग, उसकी मोटिलिटी नहीं है. ओके. देन टेराटोस्पर्मिया और टेराटोजूस्पर्मिया, दिस इज हाई इन नंबर एंड malformed sperms in the semen, मतलब यहाँ पे स्पर्म्स प्रोड्यूस हो रहे हैं. ओके. देयर विल बी नंबर ज्यादा है बट जो स्पर्म का क्वालिटी है दैट इज डेटोरियोरेटेड. ओके. मैल फॉर्मेशन है स्पर्म के अंदर, किसी का हेड नहीं है, किसी का जो कैप्सूल है वो नहीं है, किसी का टेल एडिक्वेट नहीं है, किसी के अंदर कुछ प्रॉब्लम है. इस तरह से देयर आर डिफरेंट प्रॉब्लम्स और मैल फॉर्मेशन इन द स्पर्म्स. देन द फीमेल्स के अंदर, इन फीमेल्स हिस्ट्री कलेक्शन कैन बी डन, गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन कैन बी डन, यूएसजी कैन बी डन. तो ये सारे डायग्नोस्टिक मेजर्स है. लेप्रोस्कोपी कैन बी डन, वजाइनल साइटोलॉजी, हार्मोनल स्टडीज यू कैन डू, एंडोमेट्रियल बायोप्सी अगर कोई लीजन है, फाइब्रॉइड है, ऐसा कुछ है तो यू कैन गो फॉर दैट. हिस्टोस्पाइरोग्राम, यू कैन डू द स्टडी ऑफ यूट्रस एज वेल एज द फैलोपियन ट्यूब्स. ट्रीटमेंट फॉर मेल इनफर्टिलिटी के अंदर साइकोलॉजिकल रीअश्योरेंस कैन बी डन, फार्मेक मेजर्स कैन बी यूज्ड. ठीक है, उसके अंदर गोनाडोट्रोफिन्स, जीएनआरएच एनालॉग्स, टेस्टोस्टेरोन कैन बी गिवन, स्टेरॉइड्स कैन बी गिवन इन केस ऑफ एंटीस्पर्म एंटीबॉडीज इफ द बॉडी इज प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज अगेंस्ट द पर्सन्स ओन स्पर्म. सो उस टाइम पे आपको कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स पेशेंट को एडमिनिस्टर करने हैं, दैट विल बी सप्रेसिंग द इम्यूनिटी. Okay, then microsurgery for obstruction of vas deferens, अगर vas deferens के अंदर there is an infection or there is a tumor formation तो उस टाइम पे you can go for microsurgery and you can remove that. Then treatment of female infertility, you can do psychological reassurance, nutritional therapy patient को provide करना है, weight reduction therapy can be done. Okay. Then drugs such as ovulogens and gonadotrophins can be given. Treatment of hypothyroidism, diabetes can be treated. Surgery in case of PCOD, ठीक है, polycystic ovarian syndrome है, उसको या तो फिर ट्यूबरप्लास्टी जैसे सर्जरी हम परफॉर्म कर सकते हैं. Steroids and myomectomy can be done in case of uterine fibroids. Apart from that आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जिफ्ट का भी प्रोसेस कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर सकते हैं. उसके अलावा गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर्स एंड जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर कर सकते हैं. गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर के अंदर जो जाइगोट डेवलपमेंट है वो इन द फीमेल बॉडी ही होता है, और जाइगोट मतलब जिफ्ट के अंदर क्या होता है, एक ही डिफरेंस है जिफ्ट और जिफ्ट के अंदर. जिफ्ट के अंदर जाइगोट फॉर्मेशन पेट्री डिश में होता है, लैब में. ओके. जिफ्ट जो है वो लैब में उसका जाइगोट फॉर्मेशन होता है, whereas गिफ्ट जो है दैट इज गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, ये बॉडी में होता है, इन द फीमेल बॉडी. ठीक है, फीमेल बॉडी के अंदर जिफ्ट होता है ट्रांसफर और जाइगोट के अंदर लैब एनालिसिस से होता है. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन जिफ्ट एंड गिफ्ट. अपार्ट फ्रॉम दैट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कैन बी डन. देन कम्स द बिनाइन लीजन्स ऑफ सर्विक्स. बिनाइन लीजन्स मतलब के सर्विक्स के अंदर देयर आर प्रेजेंस ऑफ लीजन्स और इरोजन्स, सो दैट इज कॉल्ड एज बिनाइन लीजन्स. सॉरी. Okay, so first is cervical erosion. Cervical erosion is a condition in which the squamous epithelium of the ectocervix is replaced by columnar epithelium which is continuous in the endocervix. तो क्या हो रहा है यहाँ पे, जो squamous epithelium है वो replace हो रहा है columnar epithelium में. मतलब यहाँ पे कौन सी कंडीशन देखने मिल रही है आपको, मेटाप्लेजिया हो रहा है. ओके, मेटाप्लेजिया मतलब एक टाइप ऑफ टिश्यू इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू अदर टाइप ऑफ टिश्यू एंड व्हिच इज कंटिन्यूअस विद द एंडोसर्विक्स. देन इट मे बी कंजेनिटल और एक्वायर्ड. एक्वायर्ड कैन अकर, कंजेनिटल तो पता है बर्थ के टाइम पे, एक्वायर्ड कब होगा, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कंटिन्यूअस पिल यूज और इन्फेक्शन. इन सब के रीजंस के वजह से सर्वाइकल एरिया के अंदर इरोजन हो सकता है, जिसके अंदर जो एक टाइप ऑफ सेल है दैट इज कन्वर्टिंग इनटू अदर टाइप ऑफ सेल. द टर्म इज कॉल्ड एज मेटाप्लेजिया.
Then comes the findings. The findings include excessive mucoid vaginal discharge, then contact pill, especially during pregnancy and pill use, then backache, pelvic pain and infertility in case of associated cervicitis, bright red area in the ectocervix and speculum examination. तो ये सारे आपके क्लिनिकल फाइंडिंग्स है. Treatment includes cytological studies, stop contraceptive pills and advise barrier methods. Okay, barrier methods are preferred rather than using contraceptive pills because that is causing the जो cervical का जो layer है इसको वो erode कर रही है. Okay, constant use of pills की वजह से क्या हो रहा है, cervical layer is getting eroded. So ऐसा नहीं हो उसके लिए आपको बैरियर मेथड का एडवाइस करना है यूज करने के लिए. देन ट्रीटमेंट इज डिलेड एट लीस्ट 12 वीक्स पोस्टपार्टम इफ डिटेक्टेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. Then thermal cauterization, cryosurgery, laser therapy, etc. can be done in some of the cases. Then comes cervical eversion. Okay, cervical erosion के बारे में पढ़ लिया, जिसमें क्या हो रहा है, लेयर थिन हो रही है, इरोड हो रहा है, एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू में कन्वर्ट हो रहा है. एवर्जन में क्या हो रहा है, थिकनिंग हो रहा है. ठीक है, दोनों अपोजिट है, इरोजन एवर्जन. एवर्जन में क्या हो रहा है, थिकनिंग with underlying tissue edema in chronic cervicitis leads to eversion of endocervix. मतलब जो cervix का जो internal tissue है, सब जो endocervix है, okay, वो is getting thickened, ठीक है, because of the presence of edema. In eversion, the lips of cervix curl upwards and outwards to expose the red-looking endocervix, which may be confused with cervical erosion. मतलब यहाँ पे जो lips हैं cervix के वो कैसे होंगे, अपवर्ड टर्न हो जाएंगे और उस वजह से आपको कैसा दिखेगा कि जो लेयर है वो इरोड हो चुका है, बट वो इरोड नहीं हुआ है, वो थिक हो चुका है और उस थिकनिंग की वजह से जो सर्वाइकल लिप्स है उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया है. ओके, इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया है एंड बिकॉज ऑफ दैट वो आपको रेडिश अपीयरेंस होगा, क्योंकि हमने इसकी ट्रीटमेंट में भी पढ़ा कि देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ रेडिश अपीयरेंस, बट यहाँ पे रेडिश अपीयरेंस क्यों हो रहा है, क्योंकि एंडोसर्विक्स एक्सपोज हो रहा है. ओके, बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज ऑफ कर्लिंग ऑफ सर्विक्स क्या हो रहा है, आपका जो एंडोसर्विक्स है वो एक्सपोज हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए पर वो हो रहा है. तो आप किस में कंफ्यूज हो गए, इसको रेडिश अपीयरेंस को आप देख के कंसीडर क्या कर दोगे कि ये सर्वाइकल इरोजन है, बट ये सर्वाइकल इरोजन नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी इडिमा प्रेजेंट है. Then comes the cervical tear. Cervical tear is of varying degree which may occur during vaginal delivery. तो vaginal delivery के टाइम पे cervical tear most common देखने में मिलता है. If there is no superimposed infection and the tear is small, the tone surfaces may oppose, leaving behind only a small knot. Then during operating procedures like dilation of the cervix tear में occur. तो dilatation and curettage जब हम करते हैं तो dilate करने के टाइम पे भी क्या होता है, कभी-कभी cervix में टीयर आ सकता है. पोस्ट मीनोपॉजल एट्रोफी, हाँ, बिकॉज ऑफ मीनोपॉजल एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिक्रीज हो रहा है इन द मीनोपॉजल पीरियड. तो ऐसे टाइम पे मीनोपॉजल पीरियड के टाइम पे व्हाट विल हैपन, देयर विल बी एट्रोफी. ओके, एक्सेसिव ड्राइंग ऑफ द वजाइना हो जाएगा एंड सर्विक्स विल गेट टीयर बिकॉज ऑफ एक्सेसिव ड्राइनेस एंड एट्रोफी, सो दैट विल लीड टू टेयरिंग फैक्टर. देन कम्स सर्वाइकल सिस्ट. उसमें सबसे पहली है नेबोथियन सिस्ट. नेबोथियन सिस्ट इज फॉर्म ड्यू टू ब्लॉकिंग ऑफ सर्वाइकल ग्लैंड माउथ, जो कि लिप्स है, that is getting blocked usually as a result of healing of cervical erosion. तो healing of cervical erosion के टाइम पे क्या हो रहा है, एक तो ऐसे भी टिश्यू कन्वर्ट हो रहा है एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू में, सिंपल से क्यूबॉइडल में कन्वर्ट हो रहा है, तो क्या होगा वहां पे सेल्स एक्यूमुलेट होके सिस्ट जैसा फॉर्म कर देंगे. ओके, द पेंट अप secretion produces cyst of varying sizes. Treatment is directed towards chronic cervicitis. ये कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए ट्रीटमेंट जो हम देते हैं वो ट्रीटमेंट आपको सर्वाइकल सिस्ट के अंदर नेबोथियन सिस्ट में अप्लाई करनी है. एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट के अंदर दीज आर सिचुएटेड इन द पोर्शियो वजिनालिस पार्ट ऑफ द सर्विक्स. ठीक है, तो पार्शियल वजाइनल पार्ट के अंदर ये
endometrial cysts देखने मिलते हैं. The cyst is small and reddish. The implantation of endometrium occurs during the delivery or surgery and the treatment is cauterization or excision. क्या करना है आपको, या तो कॉटरी से उसको बंद कर देना है या तो फिर एक्साइज कर देना है, उसको रिमूव कर देना है वहां से. That is the endometriotic cyst. Then comes the elongation of cervix. Elongation of cervix का है, the normal length of cervix is about 2.5 centimeter. ठीक है, नॉर्मल लेंथ है. बट अगर द वजाइनल और सुप्रावजाइनल पार्ट में इलोंगेट, अगर वजाइना जो है वो सर्विक्स के अंदर मिक्स होके अगर लेंथ बढ़ जाता है उसका, दैट इज कॉल्ड एज इलोंगेशन ऑफ सर्विक्स. वजाइनल पार्ट इज ऑलवेज इलोंगेटेड कंजेनाइटली. ये कोई एक्स्ट्रा आपके प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर से नहीं इलोंगेट होगा. देयर विल बी द कंजेनाइटल कॉज, बाय बर्थ इसमें प्रॉब्लम है. इलोंगेशन ऑफ सुप्रावजाइनल पार्ट इज कॉमनली एसोसिएटेड विद यूट्राइन प्रोलैप्स. अगर यूट्रस प्रोलैप्स हो गया है आपका तो देयर आर चांसेस के जो सुप्रावजाइनल पार्ट है, मतलब वजाइना के ऊपर का पार्ट है, वो स्ट्रेच होके इलोंगेट हो जाए. पेशेंट में कंप्लेन ऑफ समथिंग कमिंग डाउन, डिस्पैरोनिया एंड इनफर्टिलिटी आर सम ऑफ द क्लिनिकल फाइंडिंग्स. ठीक है, that is about elongation of cervix. Treatment in congenital elongation, the excess length of cervix is amputated. ठीक है, उसको कट कर देंगे. And in supravaginal elongation, treatment of uterine prolapse. So uterine prolapse के लिए आपको Fothergill's operation perform करना पड़ेगा. Then comes one of the important topics, that is lesions of uterus. इसके अंदर से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं. So the first is fibroid. Okay, fibroid is the commonest benign tumor of the uterus. and ये ट्यूमर है, एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ सेल्स है, एबनॉर्मल सेल्स है, बट ये सेल्स कैसे हैं, कैंसरस नहीं है. ओके, फाइब्रॉइड इज एन इस्ट्रोजन डिपेंडेंट ट्यूमर. सो इस्ट्रोजन का इम्बैलेंस की वजह से फाइब्रॉइड होने के चांसेस ज्यादा हैं. इंक्रीज इंसिडेंस इज सीन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड ड्यूरिंग पिल यूज. सो एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी या तो फिर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स अगर यूज की है तो जो फाइब्रॉइड्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. ग्रोथ पोटेंशियली इज लिमिटेड ड्यूरिंग चाइल्ड बेयरिंग पीरियड. ओके, सो ड्यूरिंग चाइल्ड बेयरिंग पीरियड क्या है, इसका जो ग्रोथ है वो लिमिट हो जाता है, मतलब सबसाइड हो जाता है बिकॉज ऑफ हार्मोनल इन्फ्लुएंस. फॉलोइंग मेनोपॉज देयर इज सेसेशन ऑफ ग्रोथ. मेनोपॉज के टाइम पे तो ग्रोथ होता ही नहीं है. Then comes the types of fibroids. So types of fibroids के अंदर सबसे पहला है interstitial fibroids. इंटरस्टिशियल फाइब्रॉइड का मतलब होता है कि जो फाइब्रॉइड्स है, दीज आर नॉन कैंसरस. ये तो हमें पता है कि नॉन कैंसरस है. और ये जो यूट्राइन मसल्स है, ओके, आउटर मसल, सर्कुलेटरी, इलोंगेटेड, स्ट्रेच फैशन, बकेट फैशन के अंदर जो मसल्स है जो यूट्रस के, उसके बीच में फाइब्रॉइड हो रहा है. सो दैट इज कॉल्ड एज इंट्राम्यूरल या तो फिर इंटरस्टिशियल फाइब्रॉइड. ओके, नेक्स्ट इज सब सेरोसल फाइब्रॉइड या तो फिर सब पेरिटोनियल फाइब्रॉइड. यहाँ पे जो फाइब्रल ग्रोथ है, जो फाइब्रॉइड का ग्रोथ है, वो यूट्रस से एक्सटेंड होकर कहाँ पे जा रहा है, पेरिटोनियल कैविटी के अंदर जा रहा है. सो दैट इज कॉल्ड एज सब पेरिटोनियल या तो फिर सब सीरोसल फाइब्रॉइड. नेक्स्ट इज सब म्यूकोसल फाइब्रॉइड. सब म्यूकोसल फाइब्रॉइड क्या है, तो ये फाइब्रॉइड ये इनर लेयर ऑफ यूट्रस में होता है. ओके, इनर लेयर ऑफ यूट्रस के अंदर सब म्यूकोसल फाइब्रॉइड हमको देखने मिलता है. देन कम्स द स्यूडो सर्वाइकल फाइब्रॉइड. स्यूडो सर्वाइकल फाइब्रॉइड का मतलब होता है देयर इज अ फाइब्रॉइड व्हिच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरस्टिशियल एज वेल एज सबसेरोसल, सॉरी सब म्यूकोसल. ये दोनों का कॉम्बिनेशन है और ऐसा लगेगा कि ये सर्वाइकल पार्ट पे, बट इट इज नॉट प्रेजेंट इन द सर्वाइकल पार्ट. एंड सर्वाइकल लीजन्स के अंदर, सर्वाइकल फाइब्रॉइड के अंदर क्या है, सर्वाइकल टिश्यू का एक्सेसिव ग्रोथ का रिजल्ट की वजह से फाइब्रॉइड होता है. तो दैट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइब्रॉइड्स इन द यूट्रस. The fibroid consists of unstriped muscles and fibrous connective tissues of varying proportion. Originally consists of only muscles element, but later fibrous tissues intermingle with the muscle bundles. तो अगर इंटरस्टिशियल जो है आप इंट्राम्यूरल जो है उसके अंदर अनस्ट्राइप्ड मसल्स यूज होते हैं, मतलब उसको कन्वर्ट होकर वो फाइबर ट्यूमर के अंदर कन्वर्ट होता है.
एंड लास्टली इसके अंदर अदर टिश्यूज एंड मसल बंडल्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं. देन हाइलिन डिजेनरेशन इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिजेनरेशन अफेक्टिंग ऑल टाइप्स ऑफ डिफाइब्रॉइड. सो हाइलिन जो मेम्ब्रेन है, बिकॉज इफ इट इज डिजेनरेटिंग, फाइब्रॉइड्स कैन अकर. सो ये भी एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है. देन सिस्टिक डिजेनरेशन अकर्स फॉलोइंग मेनोपॉज. तो सिस्टिक डिजेनरेशन कब होगा? मेनोपॉज के बाद में, जब एट्रोफी होने लगेगा, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का हार्मोनल इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा, तब सिस्टिक डिजेनरेशन देखने मिलेगा. फैटी डिजेनरेशन इज आल्सो सीन आफ्टर मेनोपॉज. रेड डिजेनरेशन अकर्स इन लार्ज फाइब्रॉइड मेनली इन द सेकंड हाफ ऑफ द प्रेगनेंसी एंड परपेरियम. So these are some of the phases of degeneration, जिसके अंदर रेड डिजेनरेशन पर्टिकुलरली आपको प्रेगनेंसी के अंदर और परपेरियम के अंदर पोस्टनेटल पीरियड के अंदर देखने मिलता है. Then comes the findings. The findings include the majority of fibroids remain symptomatic. Patients may present with infertility. Menorrhagia is the classical symptom of the मतलब excessive vaginal bleeding होगा. Okay, और यहाँ पे जो पेशेंट को एसोसिएटेड एबनॉर्मेलिटी क्या है? फाइब्रॉइड. फाइब्रॉइड की वजह से उसको एक्सेसिव वजाइनल ब्लीडिंग हो रहा है. डिस्मेनोरिया सेकेंडरी होगा ऑब्वियसली, क्योंकि एसोसिएटेड कंडीशन क्या है? फाइब्रॉइड है. तो फाइब्रॉइड डिसीज कंडीशन की वजह से उसको पेन हो रहा है मेंस्ट्रुएशन के अंदर, तो दैट इज वन ऑफ द सेकेंडरी डिस्मेनोरिया. ठीक है, सेकेंडरी डिस्मेनोरिया होगा यहाँ पे. सेंस ऑफ हैवीनेस इन द लोअर एब्डोमेन. मायोमा मे बी पाल्पेबल ड्यूरिंग abdominal examination. So uterus can be palpable and pelvic examination reveals swelling with the enlarged uterus. So uterus के अंदर swelling हो जाएगी and uterus का size will be enlarged. So these are some of the findings. Life threatening complications include persistent menorrhagia, excessive bleeding होगा, metrorrhagia leading to severe anemia हो सकता है पेशेंट को, severe intraperitoneal hemorrhage due to rupture of veins of over subserous fluids, fibroid, severe infection leading to peritonitis और septicemia. मतलब subserous जो फाइब्रॉइड है ये कहाँ पे जा रहा है? पेरिटोनियल कैविटी में जा रहा है यूट्रस से. ओके, पेरिटोनियल कैविटी में जा रहा है तो ये क्या करेगा? वहां पे जाके ब्लड वेसल्स को रप्चर करेगा. ब्लड वेसल्स को रप्चर करेगा तो क्या होगा? वहां पे हेमरेज होगा. हेमरेज होगा तो क्या होगा? फ्लूइड एक्यूमुलेशन होगा. फ्लूइड एक्यूमुलेशन की वजह से वहां पे इन्फेक्शन होगा. इन्फेक्शन विल लीड टू पेरिटोनाइटिस, और अगर वो ब्लड के अंदर पहुंच गया तो सेप्टिसेमिया. अपार्ट फ्रॉम दैट सार्कोमा, अगर ये बिनाइन ट्यूमर अगर मैलिग्नेंट ट्यूमर के अंदर कन्वर्ट हो रहा है सो दैट विल लीड टू सार्कोमा. ठीक है, मैलिग्नेंसी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा. ट्रीटमेंट क्या दोगे आप इसकी? सिम्टोमेटिक फाइब्रॉइड्स को कैसे ट्रीट करोगे? ड्रग थेरेपी कैन बी गिवन. ड्रग थेरेपी टू रिड्यूस ब्लड लॉस, तो एनीमिया ट्रीट करना है आपको. अपार्ट फ्रॉम दैट आपको ब्लड लॉस प्रिवेंट करने के लिए आपको एंटीफाइब्रोनेटिक्स ड्रग्स देने हैं. फिर क्या बोलते हैं? मिनिमाइज द साइज एंड वास्कुलरिटी ऑफ ट्यूमर. ट्यूमर का साइज रिड्यूस करना पड़ेगा आपको. ड्रग्स यूज्ड आर प्रोजेस्टेरॉन, एंड्रोजेंस, डायनाजोल, जीएनआरएच एनालॉग्स. ये सारे ड्रग्स आपको एडमिनिस्टर करने हैं. सर्जिकल इंटरवेंशन सच एज मायोमेक्टोमी, हिस्टेक्टोमी कैन बी परफॉर्म. ठीक है, पार्ट ऑफ यूट्रस कैन बी रिमूव्ड, होल यूट्रस कैन बी रिमूव्ड. ओके, देन अगर ये कब करना है? इफ द ट्रीटमेंट इज अनरिस्पॉन्सिव. ठीक है, पेशेंट को ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तब आपको ये जो है ऑर्गन रिमूव कर देना है. एसिम्प्टोमेटिक फाइब्रॉइड के अंदर जुडिशियस ऑब्जर्वेशन में भी फॉलोड इफ फाइब्रॉइड इज लेस देन द साइज ऑफ 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी. तो पहले तो आप इसको ऑब्जर्व करोगे. ऑब्जर्व करने के बाद में इफ द फाइब्रॉइड ग्रोज और इफ देयर इज इनफर्टिलिटी, सर्जरी में भी परफॉर्म. अगर कोई सिम्टम्स नहीं है पेशेंट को तो आपको क्रूशियल ऑब्जर्वेशन के अंदर रखना है. ऑब्जर्व करने के बाद में अगर इनफर्टिलिटी अगर हो रहा है तो आपको उसको सर्जिकल इंटरवेंशन परफॉर्म करने पड़ेंगे. देन कम्स द बिनाइन लीजन्स ऑफ द ओवरी. अभी तक हम किसकी बात कर रहे थे? यूट्रस की, जिसके अंदर हमने फाइब्रॉइड्स पढ़ा. अब बिनाइन लीजन्स ऑफ ओवरी की बात करेंगे. मतलब अब सिस्ट्स कहाँ हो रही है? ओवरी के अंदर. ट्यूमर फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है? ओवरी के अंदर हो रहा है. तो उसके अंदर द बिनाइन एनलार्जमेंट ऑफ ओवरी इज यूजुअली ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड इनसाइड द फंक्शनल यूनिट ऑफ ओवरी. सो ओवरी का जो फंक्शनल पार्ट है, ओके, मेड्यूला एंड कॉर्टेक्स दो पार्ट है ओवरी के. सो इस पार्ट के अंदर देयर विल बी एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड एंड दैट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ सिस्ट. ठीक है, सिस्ट फॉर्म होगा. जैसे हमने फाइब्रॉइड के अंदर भी पढ़ा, इंटरस्टिशियल, फिर सबसेरोसल, देन स्यूडो सर्वाइकल, सबम्यूकोसल. तो ये क्या है? ये टाइप ऑफ सिस्ट है. सिस्ट क्या होता है? एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड. ठीक है, वो फ्लूइड क्या हो सकता है? एक्सुडेट हो सकता है, वाटर ब्लड हो सकता है, ठीक है, टिश्यू हो सकता है उसके अंदर. ये सारा डिफरेंट कैटेगरीज रहेगा. तो सिस्ट फॉर्मेशन होगा एंड विच इज बिनाइन, लोकलाइज्ड है वो. ठीक है, ये रेडिएट नहीं हो रहा है, फैल नहीं रहा है.
So that is about benign lesions of the ovary. So causes क्या क्या है इसके? Follicular cysts, corpus luteum cyst, थिका ल्यूटिन और ग्रेन्युलस ल्यूटिन cyst, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम और एंडोमेट्रियल cyst. ठीक है, जिसके अंदर पीसीओएस सबका मोस्ट कॉमन है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज या तो फिर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ये हमारा सबसे कॉमन है. अब देखो, follicular cyst, corpus luteum cyst, theca lutein cyst, then polycystic ovarian syndrome, ये सबको हम मिला के फंक्शनल सिस्ट बोलते हैं. ओके, फंक्शनल सिस्ट के नाम से हम कंसिडर करते हैं ये सारे सिस्ट को. ठीक है, फंक्शनल सिस्ट हम कंसिडर करते हैं ये सारी सिस्ट्स को. फीचर्स क्या है इसके? तो ये सारी सिस्ट के स्पेसिफिक फीचर्स हैं. रिलेटेड टू टेम्पोररी हार्मोनल डिसऑर्डर्स. ठीक है, तो हार्मोनल डिसऑर्डर्स की वजह से सिस्ट फॉर्म होते हैं, एंड जैसे हार्मोनल प्रॉब्लम सबसाइड हो जाता है, सिस्ट भी सबसाइड हो जाती है. रेयरली बिकम कॉम्प्लिकेटेड, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है. बहुत सारी 1 among 5 वीमेन को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होता है. ओके, मोस्ट ऑफ देम आर अनकॉम्प्लिकेटेड, ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है. यूजुअली नॉट एक्सीडिंग 5 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पे सिस्ट का साइज कितना है? 5 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होगा. खुद ही डिजोल्व हो जाएगी ये सिस्ट. ओके, स्पॉन्टेनियस रिग्रेशन, खुद ही डिजोल्व हो जाएगी. यूजुअली फॉलोइंग करेक्शन, सपोज आपको हार्मोनल प्रॉब्लम है, द फीमेल को हार्मोनल प्रॉब्लम है, तो आपने जब उसको हार्मोनल थेरेपी प्रोवाइड की है, तो दिस सिस्ट विल स्पॉन्टेनियसली रिग्रेस, वो खुद से ही रिग्रेस हो जाएगी. देन कंटेन क्लियर फ्लूइड इनसाइड अनलेस हेमरेज अकर्स, तो उसके अंदर जो फ्लूइड है उसके अंदर ब्लड नहीं होता. ओके, अगर हेमरेज हुआ है सो देयर विल बी ब्लड, बाकी क्लियर फ्लूइड वहां पे सिस्ट के अंदर होगा. ओके, then living epithelium corresponds to the functional epithelium of the unit from which it arises. Okay, तो ये अपना epithelium change कर लेते हैं, जहां से arise हुआ है वो convert करके वो दूसरे epithelium के अंदर convert हो जाती है ये cyst. जिसके अंदर पहला है follicular cyst. Follicular cyst is the most common cyst. This usually multiply and small. The cause may be hyperestrenism. It is lined by typical granulose cells with lutein cells. इसका जो characteristic feature है वो क्या है? It is lined by typical granulose cells without lutein cells. मतलब यहाँ पे lutein cells present नहीं है. Okay, lutein cells यहाँ पे present नहीं है. एंड ये किसकी वजह से हो रहा है? हाइपर एस्ट्रेनिज्म की वजह से हो रहा है. हाइपर एस्ट्रेनिज्म क्या है? तो ये एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर यूट्रस में से फंक्शनल ब्लीडिंग होती है. ओके, एस्ट्रिन नाम का जो हमारे बॉडी के अंदर पार्ट है दैट इज गेटिंग इंक्रीज. ठीक है, एक्सेसिव लेवल ऑफ एस्ट्रिन एंड दैट विल लीड टू फंक्शनल ब्लीडिंग ऑफ यूट्रस. तो यूट्रस के अंदर फंक्शनल ब्लीडिंग हमको देखने मिल रहा है, एंड ग्रेन्युलोज सेल्स प्रेजेंट है, ल्यूटीन सेल्स प्रेजेंट नहीं है. यूजुअली रिमेन एसिम्प्टोमेटिक और में प्रोड्यूस वेक पेन. ठीक है, लॉस ऑफ एनर्जी देखने मिलेगा, डल पेन होगा, और इसके अंदर एज सच कोई सिम्टम्स आएंगे नहीं. Majority of cases are detected accidentally during bimanual examination, USG, लेप्रोस्कोपी और लेप्रोटोमी. तो जब हम USG करते हैं फीमेल का, तब हमें ये डायग्नोस होती है कि ऐसा कुछ सिस्ट उसको प्रेजेंट है. उसके अलावा इसके अंदर कोई सिम्टम्स प्रेजेंट होते नहीं है. वो भी एक्सीडेंटली डिटेक्ट होती है ये. ठीक है, कोई स्पेसिफिकली इसको डायग्नोस करवाने के लिए अल्ट्रासोनोग्राफी नहीं करवाएगा. ओके, ये तो अल्ट्रासोनोग्राफी हो रही है तो यू कैन आइडेंटिफाई दैट देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ स्मॉल फॉलिकुलर सिस्ट. का साइज भी बहुत छोटा है एंड दे आर मल्टीपल इन नंबर. ओके, बहुत सारी हो सकती है.
Treatment in uncomplicated cases, it should be followed up, and during that period, combined pills may be given. If the size increases or if there is intracystic hemorrhage, laparotomy and removal is indicated. ठीक है, अगर इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, अनकॉम्प्लिकेटेड केस है, तो इसको कंबाइंड पील से हम सीओसी, कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जिसको हम बोलते हैं सीओसी, वो हम देके इसको क्योर कर सकते हैं. एंड अगर साइज इसका इंक्रीज हो रहा है और देयर इज अ हेमरेज, तो क्या करना पड़ेगा हमको, वो इंक्रीज साइज वाली सिस्ट को या हेमरेजिक सिस्ट को आपको रिमूव करना पड़ेगा. दैट इज अबाउट द ट्रीटमेंट मेजर. द फॉलिकुलर सिस्ट का ट्रीटमेंट मेजर क्या है? यूजुअली सीओसी. ओके, कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स. Corpus luteum cyst usually occurs due to overactivity of corpus luteum. ठीक है, corpus luteum क्या है आपका? That is the जो ऊपर का जो लेयर होता है ओवम का, जब एक ग्राफियन फॉलिकल जब मैच्योर होते हैं, ओके, तो ग्राफियन फॉलिकल क्लस्टर होता है. ओके, वो जब एग रिलीज कर देता है, उसके बाद में जो सेल्स बच जाता है, दैट इज कॉल्ड एज कॉर्पस ल्यूटियम. ओके, दैट इज द कॉर्पस ल्यूटियम एंड इट इज अ येलोइश इन कलर. ओके, ये फॉलिकल्स का जो सैक होता है, जो फॉलिकल जो एग रिलीज करते हैं, उसके बाद वो जो एग रिलीज हो गया, उसके ऊपर का जो हमारा सैक होता है, उसको हम कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं. तो वो कॉर्पस ल्यूटियम जो है, अगर वो मास हो जाए, बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाए और उसकी वजह से अगर सिस्ट बन रही है, दैट इज कॉल्ड एज कॉर्पस ल्यूटियम cyst. There is excessive bleeding inside the corpus luteum. Progesterone and estrogen secretion continues in the blood-filled cyst. So the menstrual cycle is prolonged, followed by heavy or continued bleeding. क्या हो रहा है यहाँ पे? There is excessive bleeding. ठीक है, यहाँ पे जो फीमेल है उसको एक्सेसिव ब्लीडिंग रहेगा ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, एंड यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन सिक्रीशन कंटिन्यूस इन द ब्लड फील्ड सिस्ट. देयर इज, जो सिस्ट के अंदर ब्लड भी है, ओके, उस ब्लड की वजह से देयर इज अ प्रेजेंस, बिकॉज ऑफ दैट ब्लड फिल्ड सिस्ट, व्हाट इज हैपनिंग, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन इज गेटिंग इंक्रीज्ड. So the menstrual cycle is prolonged, followed by heavy and continued. मतलब इसको menstruation cycle मतलब का जो duration है वो 7 days, 9 days, 10 days से ज्यादा हो जाता है. Also there is a presence of menorrhagia, मतलब कि excessive and continuous bleeding होता है इसको. Okay, continuous bleeding will be there and cycle will be prolonged. Then acute intraperitoneal hemorrhage can occur if the intracystic bleeding is heavy. Okay, मतलब कि bleeding इतना ज्यादा हो रहा है, उस वजह से पेरिटोनियल हेमरेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. इंट्रासिस्टिक ब्लीडिंग, सिस्ट के अंदर ब्लीडिंग हो रहा है. ओके, देयर इज एन हेमरेज इन द सिस्ट एंड वो क्या होगा, बाद में बर्स्ट हो जाएगी, और वो बर्स्ट हो जाने के बाद में इंट्रापेरिटोनियल मतलब पेरिटोनियल कैविटी के अंदर हेमरेज होने का चांसेस बढ़ जाता है. दैट इज अबाउट इंट्रापेरिटोनियल hemorrhage can occur. Laparotomy and enucleation of cyst is done if there are features of acute abdominal involvement. ठीक है, acute abdominal involvement अगर है तो आपको लेप्रोटोमी करना है, या तो फिर सिस्ट को रिमूव करना है एन्यूक्लेशन के प्रोसेस से. Then comes the lutein cyst. Lutein cyst is usually bilateral, मतलब दोनों ओवरीज के अंदर हो रही है. Caused by excessive chorionic gonadotropin hormone HCG की वजह से, in case of gestational trophoblastic disease. ठीक है, gestational trophoblastic disease is the neoplasia of ovaries. ठीक है, उस वजह से there is presence of excessive HCG and flooding of HCG can lead to formation of lutein cyst. And this lutein cyst is also formed with administration of gonadotropin's tumor clomiphene to induce ovulation. एनोव्यूलेशन है फीमेल को, ओके, तो आपने क्लोमिफेन नाम का ड्रग एडमिनिस्टर उसको किया है, तो उस वजह से भी इसको ल्यूटिन सिस्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. कैन बी लाइंड बाय थिका ल्यूटिन सिस्ट और ग्रेन्युलोस सेल्स. तो दो में से कोई भी सेल्स हो सकते हैं, या तो ल्यूटिन सेल्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं, ग्रेन्युलोस सेल्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं. वेरस हमारा फॉलिकुलर जो सेल्स था उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ग्रेन्युलोस सेल्स ही प्रेजेंट थे, ल्यूटिन सेल्स प्रेजेंट नहीं थे.
ओके, ल्यूटिन सिस्ट के अंदर दोनों में से कोई भी सेल्स प्रेजेंट हो सकते हैं. स्पॉन्टेनियस रिग्रेशन अकर्स फॉलोइंग ट्रीटमेंट विद द गोनाडोट्रोपिन लेवल रिटर्निंग बैक टू नॉर्मल. तो आप इसका ड्रग इंटेक कम कर दोगे तो अपने आप से ये सिस्ट रिग्रेस हो जाएगी. तो ऐसा इसके अंदर कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है. बस हाँ, यहाँ पे स्पेसिफिसिटी क्या है कि ये बाइलेटरल है. ओके, बाइलेटरल इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे है. Then comes the PCOS, very important. PCOS is polycystic ovarian syndrome. It is characterized by excessive androgen production by the ovaries. So androgen is what? Androgen is basically male sex hormone. Okay, male sex hormone is producing by the ovaries or adrenal gland, which interferes with ripening of ovarian follicles, and because of that, what is happening? Egg production is not happening just because of the presence of excessive androgens. कभी कभी एंड्रोजेंस की वजह से फीमेल बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल भी बढ़ जाता है. ओके, एंड दैट इज लीड टू हायरसुटिज्म. ओके, एक्सेसिव फेशियल ग्रोथ ऑफ हेयर. ठीक है, एक्सेसिव ग्रोथ रहेगा हेयर का फेस पे. तो ऐसे सारे कंडीशंस पेशेंट को पीसीओएस के अंदर देखने मिलते हैं. इट वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड इन 1935 बाय स्टेन एंड लेवेंथल एज अ सिंड्रोम मैनिफेस्टेड बाय एमेनोरिया. There will be cessation of menstruation, hirsutism, that is abnormal facial growth, abnormal hair on the face. Then obesity associated with enlarged polycystic ovaries. There will be multiple cysts and they are enlarged. बहुत ही excessive size में होंगे ये, multiple होंगे in the ovaries. ठीक है, these ovaries are enlarged, thickened and pearly white and there is thicker cell hypertrophy. लूटिन सेल का यहाँ पे नंबर इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पे जो ओवरीज है वो क्या हो रही है? साइज बढ़ रहा है, थिक हो रही है. देयर विल बी थिकनिंग ऑफ द ओवरीज. ओके, उसका जो लेयर है दैट इज गेटिंग थिकन्ड एंड पर्ली व्हाइट अपीयरेंस इसके अंदर देखने मिलेगा. दैट मींस कॉर्पस अल्बा यहाँ पे देखने मिलेगा. Findings: the patient complains of increasing obesity, menstrual abnormalities in the form of oligomenorrhea. या तो फिर menstruation आएगा तो कम आएगा या तो फिर आएगा ही नहीं. Infertility can occur, hirsutism, abnormal facial hair growth, then bilateral enlarged cysts, ovaries और internal examination. तो जब आप internal examination करोगे आपको क्या पता चलेगा? There is enlarged cysts both side in the ovaries. दोनों side पे involve है and the cyst is enlarged. Okay. सीरम लेवल्स के अंदर LH लेवल जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो बढ़ जाएगा एंड LH FSH का रेशियो है वो मोर देन 3:1. रिवर्सेबल एस्ट्राडायोल एस्ट्रोजन रेशियो इज रिड्यूस्ड. Then HBG elevated, aldosterone iodine and marginally elevated serum testosterone level and DHEA5. ओके, ये सारे हॉर्मोन्स हैं, ये सारे हॉर्मोन्स का लेवल बढ़ जाएगा. एल्डोस्टेरोनेडायोन मेल हार्मोन, एंड्रोस्टेरोनेडायोन ठीक है ये मेल हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन है, DHEA5 मेल हार्मोन है. ये सारे हॉर्मोन्स बढ़ जाएंगे फीमेल बॉडी के अंदर. ओके, ट्रीटमेंट लेप्रोस्कोपी. पॉलिसिस्टिक ओवरीज आर यूजुअली बायलेटरल, तो इसको आप रिमूव भी करोगे तो भी इसका अकरेंस वापस होने का चांसेस ज्यादा है. ठीक है, तो इसमें आप मैनेज कैसे कर सकते हो? ओबेसिटी कम करना है, सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट देना है पेशेंट को, अकॉर्डिंगली यू कैन manage. Patient is whom fertility is not confirmed, oral COC can be given and steroids can be given. Steroids are not used in obese patient, yes, because it will create further obesity. इसीलिए obese patient को हमको steroids administer नहीं करने हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट क्या देना है आपको? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, दैट इज कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, COC देना है आपको. उसके अलावा स्टेरॉइड्स आर इफेक्टिव इन मिनिमाइजिंग एक्सेसिव एड्रेनल एंड्रोजन. तो एंड्रोजन लेवल को कम करने के लिए हम स्टेरॉइड्स एडमिनिस्टर करते हैं, बट ऑलरेडी आपका पेशेंट ओबेस है तो आप उसको स्टेरॉइड्स नहीं दोगे. देन पेशेंट्स वांटिंग प्रेगनेंसी, दोस पेशेंट्स हु वांट फर्टिलिटी, हु वांट टू गेट प्रेग्नेंट, व्हाट यू कैन डू? ओव्यूलेशन इंडक्शन, क्लोमिफेन कैन बी गिवन. क्लोमिफेन साइट्रेट इज अ ड्रग व्हिच इंड्यूसेस एग प्रोडक्शन और विदाउट डेक्सामेथासोन और ब्रोमोक्रिप्टिन. ओके, तो क्लोमिफेन साइट्रेट आपको एडमिनिस्टर करना है. देन सर्जिकल इंटरवेंशन, सर्जिकल इंटरवेंशन के अंदर आएगा सर्जिकल रिमूवल इज डन इन पेशेंट्स हु आर रेजिस्टेंट टू मेडिकल थेरेपी. तो मेडिकल थेरेपी जैसे कंबाइंड कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नहीं काम आ रहे हैं, स्टेरॉइड्स नहीं दे सकते आप, COC का कोई असर नहीं हो रहा है पेशेंट के ऊपर, ओबेसिटी डाउन नहीं हो रही है उसकी, तो ऐसे टाइम पे आपको सर्जिकल इंटरवेंशन से सिस्ट रिमूव कर देना पड़ेगा. लेकिन इसका प्रोग्नोसिस बहुत पुअर है, रिकरेंस बहुत हाई है. आप एक बार रिमूव करोगे हार्मोनल इंबैलेंस फिर से होगा, फिर से ओवरी के अंदर PCOD होने का चांसेस बढ़ जाता है. Okay, so that is why surgical interventions are much
avoided practically. Okay, further topics will continue in next lecture. Thank you so much.